वो था बस। एक चीज है, अल्लाह ताला नियतों को देखते हैं, अल्लाह ताला कोशिशों को देखते हैं। जो कुरान का लफ्ज अटक अटक के पढ़ता है उसको अल्लाह ताला अजर भी ज्यादा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए अल्लाह ताला ने बड़ा आसान कर रखा है। जिसको जैसे आता है कुरान को जरूर पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपने मस्जिद के, यानी घर के करीब मस्जिद हो या मदरसा हो, अच्छे हमारे जो कारी हजरात होते हैं या जो भी हुफाज या उलमा हजरात होते हैं उनके साथ बैठ के हमारे कुरान को ठीक करना है। सब कर लेंगे भी इंशाल्लाह, बोलो भाई। इंशाल्लाह। ओके, तो आज का संडे लाइव शुरू करता हूं बिस्मिल्लाह बोलकर। और आप तमाम को यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि हर बार हम लोग जब भी कोई सेशन लेते हैं तो देखते हैं कि हम नए नए टॉपिक्स के साथ आते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया को इजी करने के लिए हर एक सेशन प्लान किया जाता है ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर और ट्रेडर बने। और यहाँ पे सीखने का सिखाने का सिलसिला बदस्तूर पिछले 13-14 महीने से चालू है। और यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट भी है और हर स्टूडेंट टीचर भी बन सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि एक अच्छे इदारा चलाने के लिए, पढ़ने का इदारा चलाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज होती है एक किताब, एक कलम, और एक स्टूडेंट और एक टीचर। ये 4 चीज जब होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2 चीजें जानदार हैं, 2 चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है। किताब और कलम तो नॉन लिविंग है, बट उसके अंदर भी जान आ जाती है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर। इन 4 चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। क्या अभी बात सही है गलत है? बोलो जल्दी। सही है। तो आज हमारे टीचिंग के सिलसिले को आगे करते हुए हमारे 2 नायाब टीचर्स यूसुफ भाई एंड माशाल्लाह हमजा भाई। तो यूसुफ भाई और हमजा भाई ऑनलाइन आ गए हैं, आप लाइव कॉल पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बिस्मिल्लाह। और हमजा भाई हैं कि नहीं? हमजा भाई की तबीयत ठीक नहीं, जरा जिक्र दुआ करें, उनको जरा सर्दी लग गई है। हमजा भाई आ गए क्या? जी 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 हमजा भाई डॉक्टर साहब, मैं आ गया हूँ। ओके, चलो। अब आप दोनों ने किस तरीके से प्लान किया है, कौन स्क्रीन शेयर करेगा, कैसे करेगा, आप लोग पूरा सेशन संभालिए। बिस्मिल्लाह। जी जी वो हमजा भाई शेयर करें। जी जी डॉक्टर साहब, मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? क्लियर? जी 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 ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये थीम के रिलेटेड जो हमारे सेशन थे, तो आज ये थर्ड और फाइनल सेशन है जिसमें हम 2 थीम डिस्कस करेंगे, एक पैकेजिंग का और एक अपना केमिकल का जो है। तो उससे पहले हमने 2 थीम डिस्कस किए थे। एक पहला जो था वो ट्रांसफार्मर का था, दूसरा जो था वो ट्रांसमिशन का था। तो मैं एक उम्मीद करता हूँ उससे आप सबको एक फायदा पहुंचा होगा और आपने अपने साइड से भी एक एनालिसिस और स्टडी फर्दर चालू की होगी। तो आने वाले मतलब ट्रेडिंग की जो भी स्पैन रहेगा उसके अंदर आपको इंशाल्लाह उससे फायदा पहुंचेगा और सेक्टर वाइज से आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि एक सेक्टर में से एक स्टॉक में ट्रेड करके हम लोग अर्न तो कर लेते हैं, लेकिन वो सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती है जो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखती है, स्ट्रॉन्ग उनका फ्यूचर आउटलुक रहता है, स्ट्रॉन्ग उनका इनिशिएटिव होता है अपने बिजनेस को लेके, जिसकी वजह से वो सेक्टर के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं हम उसका फायदा उठा पाते हैं। तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर जो सेक्टर अच्छे रन होने वाले हैं, तो एक केमिकल सेक्टर है जो अभी 3-4 साल से थोड़ा बैकवर्ड हुआ है, बट आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रन करेगा जिससे आपको अच्छी ग्रोथ और रिटर्न मिल सकती है। तो हम उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमने जो फाइंड करके लाए, हो सकता है कि आप अपनी साइड से भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स फाइंड करके लाएंगे, अच्छी कंपनियां फाइंड करके लाएंगे। तो एक उम्मीद करता हूँ कि एक सेक्टर में से 2-3 स्टॉक्स भी अच्छे पकड़ के लाए तो हमें 100-150 स्टॉक से भी ज्यादा रिटर्न वो 2-3 स्टॉक्स दे सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पे आज का जो सेशन है, जो पैकेजिंग सेक्टर और केमिकल सेक्टर, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा वो पैकेजिंग सेक्टर है। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले एक जो डिस्क्लेमर है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, एनालिसिस्ट और एक्सपर्ट वो नहीं है। और ये ग्रुप, ये चैनल और जो डॉक्टर साहब का जो इदारा है वो कोई तरह की टिप्स, रिकमेंडेशन, एडवाइस नहीं करता आपको स्टॉक्स लेने की या सेल करने की। जितने भी अपडेट्स है, स्टडी है, एनालिसिस है, डिस्कशन सपोर्ट है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर तुम्हें कुछ ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले। कोई भी ग्रुप के एडमिन्स है, टीचर्स है और दूसरे जो मेंबर है, वो कुछ भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आपके फाइनेंशियल लॉसेस और अर्निंग के। और यहाँ पे न बाय और न सेल की रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड की जाती है।
तो हम इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो एक जो था पैकेजिंग सेक्टर के, पैकेजिंग सेक्टर का क्या रोल होता है और स्टॉक मार्केट में उनका क्या ओवरव्यू होता है, कंपनियां क्या करती है। तो पैकेजिंग सेक्टर में है कि वो बहुत सारी जैसे प्रोडक्ट होती है, उनकी तरह तरह की पैकेजिंग होते हैं। जैसी मेकअप की कंपनीज है, जैसी फैशन ब्रांड की जो कंपनीज है, या तो मैं दवा की फार्मास्यूटिकल्स की जो कंपनीज है, केमिकल की कंपनीज है, वो हर जगह पे वहाँ पे पैकेजिंग का एक रोल रहता है, जिसमें वो कार्टून बनाते हैं। फिर वेरियस टाइप्स के जो वो जिसमें पैक्स होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स कवर होता है, उसमें बहुत तरह के वो बनाते हैं। तो वो पैकेजिंग की अच्छी अच्छी जो कंपनियां है, मार्केट का ओवरव्यू है, आने वाले टाइम्स के अंदर उनका क्या हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने जो स्लाइड का हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, उनका फ्यूचर का जो आउटलुक है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है। तो पैकेजिंग सेक्टर जो है वो इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमी के पर्पज से, और हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर, और अपनी कंट्री के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर है पैकेजिंग का, जिसके बड़े बड़े जो कि जैसे कि कस्टमर्स है, ईपीएल है, पॉलीपैक्स है, कॉस्मोफ्रस्ट है। तो उनका क्या रोल रहता है, क्या उनकी प्रोडक्ट्स रहती है, किस कहाँ कहाँ से वो अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिससे वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पैकेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और जो सेक्टर है वो ग्रो जो कर रहा है, उसका सीएजीआर जो है 22% टू 25% ग्रो कर रहा है। और पिछले कुछ सालों से पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है वो एक इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के मतलब के मुताबिक में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो है, आईआईपी, वो जो पैकेजिंग का कंजप्शन होता है वो 200 प्लस जितना इंक्रीज किया है, मतलब फ्यूचर डिकेड लाइक पास्ट डिकेड के अंदर, और पिछले 10 सालों के अंदर। और उसका जो है 4.3 केजी पर पर्सन पर एनम टू 8.6 केजी पर पर्सन एनम फाइनेंशियल 20 में उन्होंने ये अचीव किया है। और जो स्टेप जो राइज हुआ है, जो ग्रोथ हुआ है पैकेजिंग सेक्टर का पास्ट डिकेड के अंदर, वो सिग्निफिकेंट रहा है, बहुत अच्छा रहा है, एक्सलेंट रहा है। हम देख सकते हैं एक चार्ट के अंदर कि यहाँ पे 20 है, और वहाँ पे पैकेजिंग कंजम्पशन पर कैपिटा पे 42 किलोग्राम हो गया है। तो दिस इज द गुड साइन फॉर दिस सेक्टर। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसका एक चार्ट जो एनालिसिस है उसको एक करके जैसा कि बनाया है कि जो कंजप्शन इज ड्रिवन बाय की एक्सपेंस से जो कंजप्शन ड्राइव कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग फेवरेबल है डेमोग्राफिक्स के अंदर, और उनका डिस्पोजल इनकम लेवल्स भी इंक्रीज हो रहा है। कंज्यूमर उनका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अवेयरनेस भी हो रहा है। जैसे बहुत सारे सेक्टर में यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड सेक्टर में यूज होता है, एफएमसीजी सेक्टर में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज होता है, और बहुत सारे सेक्टर में पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग एक चीज ऐसी है कि वो हर सेक्टर में यूज होता है, हर कंपनीज के अंदर यूज होता है। तो उनका एक ओवरव्यू है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर 10% का वो रिजर्व है, मतलब वो अपना प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। हॉट बेवरेजेस के अंदर 10%, पर्सनल एंड होम केयर के अंदर 10%, फार्मास्यूटिकल के अंदर 25% है। और आप देख ही रहे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है। पास्ट डिकेड का अगर हम एनालिसिस करें वहां का डेटा और अभी करंट डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो हम उसमें ग्रोथ। हेलो, अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट करिए। जी, जजाकल्ला। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो ग्रोथ कर रहा है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हम पास्ट डेटा को अगर करंट डेटा के साथ में, प्रेजेंट डेटा के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इतना अच्छा खासा उन्होंने रन दिया, और आने वाले टाइम के अंदर भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर और ग्रो करेगा। ये आईटी और ये दो सेक्टर इतने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो मेडिसिन है, इंडिया की मेडिसिन, वो हर कंट्री के अंदर जाती है, जैसे कि यूएसए, यूरोप, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनियां डिलीवर करती है। और जैसे कि हमारे जो कस्टमर है वो भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अपना मैन्युफैक्चर प्लांट डालते हैं। और दूसरा है फूड प्रोसेसिंग के अंदर सबसे ज्यादा है, 45% है, क्योंकि फूड में ज्यादा पैकेजिंग यूज होता है। ठीक है। और जैसा कि
एक इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो रोशन है आने वाले सालों के अंदर। कि आने वाले सालों के अंदर जो अब इंडिया है वो फोकस कर रहा है कि ट्रांजिशन इंडस्ट्री के अंदर, और जो सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सॉल्यूशन भी लाना चाहता है। जो ये इम्प्लीमेशन से बहुत सारा यूज होगा, और प्लास्टिक को भी बैन करना चाहता है। तो हर जगह पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे पेपर यूज होता है। जो पेपर का जो कैरी बैग यूज होती है, पेपर के जो बॉक्सेस यूज होते हैं, जिससे आने वाले सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। और करंटली इंडियन पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है, जो अगर हम पॉलीमर कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज, तो दिस इंडिकेट्स अ मेजर डिपेंडेंस ऑफ द इंडस्ट्री और अपस्ट्रीम फीडस्टॉक प्रोटेक्शन। ये जो इंडिकेट्स कर रहा है कि मेजर डिपेंडेंसी है करंटली जो इंडस्ट्री पे। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रोथ होएगा आने वाले सालों के अंदर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लिखा हुआ है कि द पैकेजिंग सेक्टर हैज अ मच वाइडर एक्सपोजर टू अदर सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। एक उनका एक बहुत ज्यादा एक्सपोजर है हमारी इकोनॉमी के रिलेटेड। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी कर रही है अपना पैकेजिंग सेक्टर को, जिसकी वजह से एक अच्छा एक इंडिकेशन है। और with this growing awareness and government push, the research and eco-friendly and sustainable packaging is steadily on the rise in the country। कि एक गवर्नमेंट की तरफ से जो अवेयरनेस है और उनकी एक इनिशिएटिव्स है, जिससे वो इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पैकेजेस को एक वहां पे खड़ा किया है अपनी कंट्री को, कंट्री में राइज करने के लिए। तो ठीक है, हम आगे इसका एनालिसिस करेंगे। तो इंडियन पेपर पैकेजिंग जो मार्केट है वो अगर कंपेयर टू 2018 से 2030, तो एक वहां से अगर डेटा हम कंपेयर करते हैं, तो आज 2025 तक कितना अच्छा ग्रोथ किया है, और बाई 2030 तक कितना ग्रोथ करना है। वहां पे एक डेटा मेंशन किया है कि 2068.86 मिलियन इंडियन पेपर मार्केट 2018 से लेकर 2030 को राइज होना है। और इंडियन पेपर पैकेजिंग मार्केट बाय प्रोडक्ट इन 2023 फोल्डिंग कार्टून्स, corrugated boxes and other types। और दूसरा एक वो है कि इंडियन पेपर पैकेजिंग मार्केट लीडिंग कंपनीज इन 2023। तो ओजी इंडिया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड जो था वो एक लीडिंग थे मार्केट में पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। फिर दूसरा था आईटीसी पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग लिमिटेड। तो इंडियन पैकेजिंग मार्केट की जो वैल्यूज है यूएस डॉलर के अंदर 1226.90 मिलियन इन 2023। ग्लोबल इंडिया पेपर पैकेजिंग मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड ग्रो एट सीएजीआर ऑफ 7.75%। तो आने वाले ईयर के अंदर और ये इंक्रीज होएगा, जिससे उसके अंदर के आने वाले स्टॉक्स को और वैल्यूएशन मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे ग्राफ है कि 2030 तक अपना इंडिया का जो सीएजीआर है वो 26.1% उसको इंक्रीज करना है। और नॉर्थ इंडिया मार्केट अकाउंटेड इज द लार्जेस्ट शेयर इन द इन द इंडिया पैकेजिंग मार्केट के अंदर। जो नॉर्थ इंडिया का मार्केट है वो एक ज्यादा उसका स्ट्राइक रखता है पैकेजिंग मार्केट के अंदर। इसके बाद जो है इंडिया पैकेजिंग मार्केट की जो साइज है 2023 के अंदर यूएसडी 128 बिलियन थी, 2030 तक 653। तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 गुना हो रहा है। तो इससे आने वाले जो भी टाइम्स होंगे उसके अंदर उसके जो स्टॉक्स, उसके पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले स्टॉक्स हैं उनको ऑर्डर मिलेंगे, उनको एक अपना बिजनेस का ग्रोथ मिलेगा, जिससे अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। इसके प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट जो है मटेरियल, जो 2020 से 2030 के यूएसडी बिलियन के अंदर एक ग्राफ है कि जो पॉलीथीन टेरी टेरिफर था, पॉलीथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टीरीन है एंड अदर्स है, जो एवरी ईयर्स वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2030 तक बहुत अच्छा खासा उनका एक वैल्यूएशन होएगा आने वाले साल के अंदर। और जो ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो पूरा उसका ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है वो 2019 के अंदर 970 बिलियन था, 17 बिलियन था, और उसका सीएजीआर 2.8% था। तो 1.05 ट्रिलियन तक उसको जैसे रीच किया 2024 तक। तो बहुत अच्छा एक उसने ग्रोथ दिया, और आने वाले साल के अंदर और उसका ग्रोथ होगा।
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से और ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री से। तो एशिया पैसिफिक डोमिनेटेड द ग्लोबल एफएमसीजी पैकेजिंग मार्केट बाय 2023, कि जो एशिया पैसिफिक डोमिनेट करता है ग्लोबल एफएमसीजी पैकेजिंग का जो मार्केट है, जिसमें पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स आते हैं, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, फूड एंड बेवरेजेस आते हैं, हाउस होल्ड की थिंग होती है, और जिसमें लाइक 2023 में 1102 बिलियन का मार्केट वैल्यू था, 2030 के अंदर 1515 होएगा, एक्सपेक्टेशन है। तो दिस डिजिट इज टू एक्सलेंट फॉर फ्यूचर एक्सपेक्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, फिर यूरोप में, फिर देन एशिया पैसिफिक में, एंड मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो इसमें आने वाली जो कंपनीज है, जो कंपनीज का हम एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, उनका बिजनेस ग्रोथ क्या है, उनके आने वाले सालों के अंदर फ्यूचर का क्या कैपेक्स है, फ्यूचर का क्या उनका एक व्यू है, वो जानेंगे। तो जो कंपनी है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इंडस्ट्रियल से बिलोंग करती है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में आती है, और उनका बेसिक्स जो बेसिक जो व्यू है वो पैकेजिंग का है। तो ईपीएल कंपनी जो है वो 1982 के अंदर फाउंड हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, और वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है टू लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स एंड लैमिनेट्स। तो जो प्लास्टिक्स के लैमिनेटेड ट्यूब्स आते हैं, जैसा वो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं, लाइक पर्सनल केयर के अंदर जो होती है उसके अंदर, वो सब पैकेजिंग बनाती है। ठीक है, और उसका जो है लाइक वहां पे लिखा है ना कि इट्स प्रोडक्ट्स आर एक्सटेंसिव यूज इन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस कैटेगरीज, ओरल केयर में, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में, फार्मा एंड हेल्थ में, फूड एंड होम केयर में। ईपीएल जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर है ये सब फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनाने में। उसका जो जियोग्राफिकल सेगमेंट्स है, अमेरिकाज के अंदर ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, यूरोप के अंदर यूके, जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका के अंदर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। वो ऑपरेशन के अंदर वो जियोग्राफिकल उनके जो सेगमेंट है, उनका बिजनेस है। ईपीएल फंक्शन थ्रू 20 फैसिलिटीज इन 10 कंट्रीज। वो ईपीएल जो कंपनी है वो 20 फैसिलिटीज को 10 कंट्रीज के अंदर फंक्शन करती है, उसको चलाती है, और उनका जो सेलिंग है अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन ट्यूब्स ऑन द एनुअल बेसिस। तो वहां पे डेटा है कि उनका टोटल ऑपरेटिंग इनकम 2022 के अंदर 3,432 करोड़ था, 2023 के अंदर 3,600 लाइक 3,694, और क्वार्टर एफआई फाइनेंशियल 24 के फर्स्ट क्वार्टर में 910 करोड़ हुआ। तो हम उस पे, जैसे कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते, कभी कोई क्वार्टर में उसका कम रिजल्ट भी आए, अगर हम उसको मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो भी एक बहुत अच्छा उनका एनुअली भी एक टोटल ऑपरेटिंग इनकम होएगा। फिर उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो इनका गियरिंग है वो भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट जो कवरेज है वो भी अच्छा है। ठीक है, उनकी जो की स्ट्रेंथ है, तो प्रमोटर जो ग्रुप है उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो एक अच्छा गुड इंडिकेशन है कि प्रमोटर की जो वैल्यूएशन होती है कंपनी के अंदर, अगर वो इंटैक्ट होती है, अगर वो बहुत अच्छी खासी होती है, तो जिसके वजह से हमें पता चलता है कि वो उनका मैनेजमेंट कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपनी आने वाले सालों के अंदर और ग्रोथ करना चाहती है, क्योंकि उनके एक मैनेजमेंट से ही हमें पता चल जाता है। तो ईपीएल के जो प्रमोटर है वो ब्लैकस्टोन ग्रुप है, इनका 51.53% स्टैक है ईपीएल के अंदर, और वो एक लीडिंग कंपनी है मार्केट के अंदर पैकेजिंग इंडस्ट्री में। और उनकी जो लाइक उन्होंने एक एक्सपोजर द पैकेजिंग इंडस्ट्री थ्रू एक्विजिशन ऑफ वेरियड कंपनीज, उनकी यूएसए के अंदर है, लाइक यूएसए के अंदर से, फिर इसके बाद ओवेंस इलिनॉइस, ओहियो, चाइना बेस्ड पैकेजिंग फर्म शाह हसीन। The onboarding of the Blackstone groups has also improved the financial flexibility of EPL and would also support enhancing EPL global market share growth. उनके जो एमडी सीईओ है एकदम स्ट्रॉन्ग मैनेजर है बड़े लेवल पे, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। तो आने वाले साल के अंदर भी एक उनका सेलिंग जो ग्रोथ है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होएगा। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टडी है ड्यूरिंग चैलेंजिंग बिजनेस सिनेरियो।
एक चैलेंजिंग बिजनेस सिनारियो के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी लाइक बहुत अच्छी रही। और उनका जो पर्सनल केयर सेगमेंट एंड एक्सपेंशन इन न्यू ज्योग्राफिक टू बी की ग्रोथ ड्राइवर्स। मार्जिन जो एक्रेटिव है वो भी एक पर्सनल केयर सेगमेंट में और एक्सपेंशन में बहुत अच्छा रहा है। उनकी जो वीकनेस है वो हर कंपनी की एक स्ट्रांगनेस होती है, साथ साथ में एक वीकनेस भी होती है। तो उनकी वीकनेस है एक्सपोजर टू रो मटेरियल वोलाटिलिटी एंड फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। कि रो मटेरियल जो मटेरियल जो होता है उनका, उसमें जो एक्सपोजर है और फॉरेक्स का जो फ्लक्चुएशन होता है, तो एक इनका एक वो वीकनेस है। मॉडरेट कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। एक मॉडरेट कंपटीशन है कि जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स है, बट इनका लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस का जो उनके जो फैक्टर्स है कि एनवायरमेंटल के अंदर वो लाइक पैकेजिंग इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमर यूसेज, कि वो एनवायरमेंट में जो नो प्लास्टिक का एक वो है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना। इसकी वजह से मतलब वो प्लास्टिक में थोड़ा एक इनका की वीकनेस है। ईपीएल अंडर से कितना वेलफेयर एक्टिविटी डायरेक्टली थ्रू इट सीएसआर एक्टिविटीज। सोशल भी इनिशिएटिव्स करते। गवर्नेंस है जो नेदर गवर्नमेंट इश्यूज एज पर ऑडिटर रिपोर्ट नॉर एनी क्लॉरिफाइड ओपिनियन। ठीक है। तो उनका एक फाइनेंशियल हम आउटलुक देख लेते हैं। तो उनका EBITDA जो है वो 19.7% ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 72% अच्छा ग्रो हुआ है। और उनका EBITDA मार्जिन भी 20% इम्प्रूव हुआ है, रिफ्लेक्टिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी से। आरओसी भी उनका 260 बेसिस पॉइंट है, 260 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है, जो बेटर कैपिटल यूटिलाइजेशन शो करता है। तो पॉजिटिव उनका जो आउटलुक है, तो हाँ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, रीजनल सक्सेसफुल स्पेशली यूरोप के अंदर उनका एक ग्लोबल मार्केट में अच्छा ग्रोथ है। सस्टेनेबिलिटी फोकस एंड क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल्स। नेगेटिव पॉइंट्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो पॉइंट आउट चैलेंजेस इन इंडिया, पोटेंशियल ट्रेड बैरियर्स इन द अमेरिका, फाइनेंशियल कॉस्ट इन लेटिन अमेरिका। कि उनके कुछ पोटेंशियल ट्रेड बैरियर्स है अमेरिका के अंदर, और फाइनेंशियल लॉसेस उन्होंने फेस किया लेटिन अमेरिका के अंदर। और जो ओवरऑल मार्केट है वो सॉफ्टनेस है कुछ रिलीजन में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक दूसरा पार्ट देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है ईपीएल का वो 8,687 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 273 है। फेयर वैल्यू 320 है। तो फेयर वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस जो अभी कम है, तो अभी भी उनका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। तो इससे हमें एक कंपनी की और उनकी एक स्ट्रांगनेस पता चलती है कि आगे जाके और भी प्राइस इंक्रीज, स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो सकता है उनकी कंपनी के अच्छे रिजल्ट के बाद में, अच्छे बैलेंस शीट के बाद में। डेप टू इक्विटी है 0.38 है, बहुत माइनर है, हम तो इग्नोर कर सकते हैं। पाइट्रोस की जो स्कोर है वो 6 है आउट ऑफ 10 में, विच इज गुड। इनिशियल कवरेज जो रेशियो है 4.20 है, क्विक रेशियो 0.79। क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट है, तो सेल्स इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट वो भी अच्छा है। ईपीएस एंड ईयरली रिजर्व्स एंड एसेट, तो उनका पूरा क्वार्टरली एंड एनुअली साथ में बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स स्लाइड डिक्रीज हुए हैं। कभी हो सकता है कि प्रमोटर ने अपना और जो कुछ स्टैक्स वो बेचते हैं, कभी कभार वो स्टैक्स बेच से पैसा लेके कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट या कंपनी का बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसकी वजह से प्रमोटर कभी कभी अपने स्टैक्स को बेचते हैं। एफआईआई इंक्रीज हुए हैं, डीआई स्लाइड डिक्रीज हुए हैं, पब्लिक भी डिक्रीज हुई है। या कि हम देख सकते हैं कि एफआई इंक्रीज हुई, तो एफआई सारा जो प्रमोटर का जो माल है, प्रमोटर का जो स्टैक था, डीआई का जो स्टैक था, पब्लिक का स्टैक एफआई ने लिया। तो एफआई ने एक अपना इंटरेस्ट दिखाया वहां पे कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो इससे हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हम अर्न कर सकते हैं। तो एक टेक्निकल एनालिसिस हम मोटा मोटा देख लेंगे। जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एमएससीडी पॉजिटिव है, कैप 1.2 के अकॉर्डिंगली। आरएसआई 53 अपवर्ड में है, 920 क्रॉस ओवर अबू ईएमए 200 लाइन, विच इज गुड। सीसीआई भी पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में एमएससीडी पॉजिटिव है, तो मंथली में भी बहुत अच्छा है। वीकली के अंदर भी 62 आरएसआई वो भी बहुत अच्छा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर एमएससीडी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो ओल्ड शीट है, आरएसआई 65 है बट डाउनवर्ड में है। और एक अच्छा रन देने के बाद में कंसोलिडेशन पीरियड में वो डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक डाउन वार्ड में दिखाई देता है। 920 क्रॉस ओवर अबू इमे 200 बट इट मे पुल बैक। सीसीआई नेगेटिव है। ठीक है। तो हम उसका एक
लाइव चैट में हम देख लेंगे। ठीक है, हम बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे वहां पे मेंशन किया हुआ था कि जितने भी ईएमए की अलाइनमेंट है वो पूरी 200 ईएमए के ऊपर है, और अलाइनमेंट भी पूरी सीक्वेंस वाइज है, पहले 9, 20, 50 एंड बाद में 200 ईएमए। एमएसीडी पॉजिटिव है, आरएसआई सीसीए दोनों पॉजिटिव है, जितने भी कैंडल है वो 9 ईएमए के ऊपर है। तो मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है, बहुत अच्छा भी मोमेंटम है उसमें। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे हम, तो एक नॉर्मल सा कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, बट इतना स्ट्रांग इंडिकेशन नहीं है। तो एक नॉर्मल के टाइम पीरियड में वो कंसोलिडेशन कर रहा है, बट जो इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेटर्स की जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अलाइनमेंट के अंदर है, वो भी सीक्वेंस वाइज है, कोई भी सीक्वेंस उसका आगे पीछे नहीं है। तो एक हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्लेंस दे देंगे, तो डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम टू सेम वही है, अलाइनमेंट पूरा सीक्वेंस वाइज है, जो बहुत अच्छा एक चार्ट का इंडिकेटर है। हल्का कंसोलिडेशन के बाद में वो एक अपवर्ड का मूव दे सकता है। तो ये लाइव था अपना ईपीएल का। फिर मैं वापिस आऊंगा अभी दूसरी कंपनी के लिए। तो मैं यूसुफ भाई को कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, यूसुफ भाई? जी यूसुफ भाई, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, उनका कुछ इशू लग रहा है। ओके ओके, ठीक है, चलेगा, फिर बाद में वो लास्ट में कवर कर लेते हैं। ठीक है सिर्फ जजाकल्लाह। तो हम दूसरी कंपनी पे आ जाते हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कॉस्मोफ्रस्ट। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी का हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि 1981 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, पायनर ऑफ वीएपीपी फिल्म्स इंडस्ट्री इन इंडिया। प्रमोटेड जो है मिस्टर अशोक जयपुरिया ने उसको प्रमोटेड किया था, जो लार्जेस्ट वीएपीपी फिल्म एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया से, ग्लोबल लीडर इन थर्मल लैम्प फिल्म्स। तो एक्विजिशन जैसे जीबीसी कमर्शियल पेंट का एक्विजिशन किया था जून 2009 में। और कॉस्मो जो कंपनी है अभी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है थर्मल लेमिनेशन फिल्म्स की। उनका यूनिक जो प्रपोजिशन है, वो यूनिक प्रपोजिशन ये है कि लाइक फिल्म्स के अंदर स्पेशलिटी एंड कॉमोडिटी है। प्रोडक्ट्स उनका वाइडेस्ट है, पोर्टफोलियो उनका जो पोर्टफोलियो अंडर वन रूफ के अंदर उनके जो प्रोडक्ट्स है वो वाइडेस्ट है। मल्टीपल लाइंस अलोविंग डेडिकेटेड टर्न्स फॉर स्पेशलिटी फिल्म्स। प्रोडक्ट की जो फैसिलिटीज है उनकी कहाँ कहाँ पे यूनिट है, तो इंडिया के अंदर, कोरिया एंड यूएसए के अंदर प्रोडक्ट्स की उनके प्रोडक्शन की फैसिलिटीज यानी मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज है। उनका जो फिल्म्स का जो है वो 196 कैरेट जो एमटी होता है वो है। थर्मल फिल्म्स, कोटेड स्पेशलिटी, मेटलाइज फिल्म्स एंड सीपीपी फिल्म। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स है कि जो ग्लोबल के अंदर, इंडिया के अंदर उनका स्ट्रॉन्ग एक फुटप्रिंट है। और 100 कंट्रीज के अंदर, ग्लोबल के अंदर उनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल भी उनका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उनका जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट बोर्ड है। हाई एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग आर एंड डी फोकस। आर एंड डी जो उनका एक वो होता है, आर एंड डी के अंदर वो अ, बहुत कड़ी एक फोकस है उनका, बहुत मजबूत है। और उनका मोर देन 100 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस है आर एंड डी के ऊपर। और रिसेंटली उन्होंने वन पेटेंट रिलीज किया था बीओपीपी फिल्म्स के ऊपर। और जो उनका एडिशन है वो, इंडिया के अंदर 6 पैटेंट थे और यूएस के अंदर 3 पैटेंट्स थे। उनको सर्टिफिकेशन भी मिले हैं, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिला है फ्रॉम गवर्नमेंट, आईएसओ 9001, आईएसओ ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग का। तो ग्लोबल से भी उनको एक रिकॉग्निशन मिला है, तो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा है। तो उनके एक की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू जो इनकी है 738 करोड़ से, कंपनी
अपनी माइक्रो कैप्स है, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड स्पेशलिटी है फिल्म सेगमेंट के ऊपर। उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंडियन रुपीज के अंदर 26 करोड़ था, रिफ्लेक्टिंग प्रेशर ड्यू टू हायर कॉस्ट। एक वो कम था, जो हायर कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल का जो उनका कॉस्ट होता है, तो उनका प्रेशर के अकॉर्डिंगली वो कम हुआ। एपिटा मार्जिन जो 11.5 इम्पैक्टेड बाय राइजिंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। जो जैसे मैंने कहा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का इंक्रीज होना, एनर्जी का इंक्रीज होना, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, तो एपिटा भी उसके कम आता है। पॉजिटिव जो पॉइंट्स है, तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन जैसे कर रही है, एक्सपेंशन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन कर रही है, नया प्रोडक्ट्स वो इन्वेंट कर रही है, और अपने आने वाले जो भी ईयर्स के अंदर उससे और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ग्रोथ, एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है ग्लोबल फुटप्रिंट्स पे। और जो कॉस्ट कंट्रोल है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेजर आर हेल्पिंग मिटिगेट सम कॉस्ट प्रेशर। ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो वो बहुत मेजर करती है कि कॉस्ट प्रेशर को मिटिगेट करे, उसमें हेल्प कर रहे। तो वो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि मार्जिन प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन ड्यू टू हाई इंपोर्ट एंड एनर्जी कॉस्ट, हाई रॉ मटेरियल एनर्जी कॉस्ट से उनका प्रॉफिट थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबल रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज एंड इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज। ग्लोबल रिस्क ये भी है कि जैसा कि उनका वर्ल्ड वाइड का जो एक्सपोर्ट का जो होता है वेरियस कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से वो करेंसी की वजह से उनको एक इम्पैक्ट होता है। इंटेंस कंपटीशन, कंपटीशन जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके साथ में छोटी बहुत कंपनियां जो एक कंपटीशन देती है इन कंपनियों को, जिसकी वजह से एक चैलेंजिंग है उनकी ग्रोथ के अंदर। बट उनके प्रोडक्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो उनकी एक ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है। फंडामेंटल का एनालिसिस हम एक ग्लैंस दे देंगे। मार्केट के ठीक है, एक मिस्टेक थी। उनका रेवेन्यू 738 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ था फिल्म सेगमेंट के अंदर से। तो उनका जो मार्केट कैप है वो 2339 है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 891 है, और फेयर वैल्यू 2041 है। तो फेयर वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस बहुत कम है, मीन्स इट इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक्स बहुत अच्छा है फ्यूचर एक्सपेक्ट से। इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 628 है। पाइट्रोस की स्कोर है 5 है। फाइनेंशियल कवरेज रेशियो 2.5 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.83 बहुत कम है। आरओई उनका इंक्रीज हुआ है, आरओसी इंक्रीज हुआ है। पीई रेशियो 22.6 है, इंडस्ट्री पीई से बहुत कम है। तो ये भी फ्यूचर एक्सपेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्वार्टर एंड ईयरली रिजल्ट्स, उनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट जो भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस एंड ईयरली रिजर्व जो होते हैं बैलेंस शीट में, ईयरली रिजर्व एंड एसेट, वो भी एक स्ट्रॉन्ग है उनके पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर स्टेबल है, प्रमोटर इंटैक्ट है। डीआई स्लाइट इंक्रीज हुए है, नॉर्मल इंक्रीज हुए, पब्लिक स्लाइट इंक्रीज, और पब्लिक भी थोड़ी इंक्रीज हुई है। टेक्निकल एनालिसिस में हम एक लेंस पे देंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में एमएसडी पॉजिटिव है, आरएसआई 59, तो मंथली के अकॉर्डिंगली अच्छा है। 920 क्रॉस और अबू 200 ईए में सीसीआई पर पॉजिटिव है। वीकली में भी एमएसडी पॉजिटिव, आरएसआई 62 अपवर्ड में है, 920 क्रॉस और अबू 200 ई लाइन, सीसीआई पॉजिटिव। डेली टाइम फ्रेम में ओल्ड शेयर हो चुका है, आरएसआई 76 अप ट्रेंड में है, तो लाइक ओवरबाउट के जोन में ही है ऑलमोस्ट। तो आने वाले टाइम में करेक्शन कर सकता है। तो हम एक उसका लाइव चार्ट देख लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख लेंगे। अ, अगर देखा जाए तो यहाँ से कैप 1.0 के हिसाब से, जैसे हमें डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि हम दूसरे मंथली के जो सेकंड हिस्टोग्राम जो होता है वहां पे हम बैठ जाते हैं। उस टाइम पे अगर हम उसकी प्राइस देखें तो सेकंड हिस्टोग्राम पे जो उसका हुआ था वहां पे समथिंग 743 जितना प्राइस था, लेकिन वो एक कंसोलिडेशन पीरियड में था, तो इतना फार्म भी उसका मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, एक कंसोलिडेशन पीरियड में जा गया। तो एक मोमेंटम पे हम पकड़ सकते हैं कि अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि एक बार जो मोमेंटम बनेगा, कंपनी का प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा आएगा, तो आगे जाके वो एक रन दे सकता है। ठीक है, हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी 920 सभी ए में ऊपर ही है,
कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो एक अपने वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। और डे के अंदर देख लेते हैं कि सीड के अकॉर्डिंगली हमें कुछ मिलता है कि नहीं। इसी डे के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन है, तो डे के अंदर भी वो इतना हमें इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा है। पूरे कैंडल 9 के नीचे बन गए, 20 को भी नीचे क्रॉस किए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ओल्ड सीड भी खत्म हो जाएगा और न्यू सीड के लिए हमें इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है, मैं तीसरी कंपनी पे आ जाता हूँ, तो हाईटेक कॉर्पोरेशन है। हाईटेक कॉर्पोरेशन भी एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ये जो कंपनी है उनकी 3 डिकेड से भी पास्ट कंपनी है, 30 साल से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, और उनका जो ग्रोथ पाथ है वो बहुत अच्छा है। एक उनकी जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है एंड प्रिंसिपल्स है वो भी बहुत अच्छा है। एक कंपनी का इधर की वैल्यूज है कि 1991 से जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। 1993 में उनका कंपनी का आईपीओ हुआ बीएसई के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। 1994 में लाइक ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर प्लास्टिक कंटेनर जो बनते हैं, एक उन्होंने इन्वेंट किया। कंपनी ने 51% एक्वायर किए प्लास्ट कंटेनर, मल्टीटेक प्लास्ट कंटेनर कंपनी के अंदर। तो जो 2003 के अंदर कंपनी ने फिर शेयर एक्वायर की क्लियर प्लास्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। 2005 के अंदर कंपनी मर्जर हुई मल्टीटेक प्लास्ट कंटेनर लिमिटेड विद द कंपनी। 2005 के अंदर एक मल्टीटेक प्लास्ट कंपनी के साथ में मर्जर हुई। 2006 में कंपनी ने फिर एक्वायर किए मीपक पॉलीमर्स लिमिटेड के शेयर्स उन्होंने एक्वायर किए। 2007 के अंदर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज के ऊपर 2007 में वो कंपनी लिस्टिंग हुई। और ऑलरेडी वहां पे 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का आईपीओ था। 2010 के अंदर रोहतक यूनिट जो है कंपनी ने स्टार्टेड किया कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। 2013 के अंदर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेशनल हुआ खंडाला महाराष्ट्र के अंदर। और 2015 के अंदर मर्जर ऑफ क्लियर मिपेक पॉलीमर सॉल्यूशन विद कंपनी, फिर मर्जर हुई क्लियर मिपेक के साथ में। तो जितनी कंपनी ने उन्होंने एक्वायर किया था सारों के साथ में वो मर्जर करके हाईटेक कॉर्पोरेशन बन गई। या फिर 2016 के अंदर जो है वो प्रॉफिट फाउंडेशन सबका मंगल हो वो सेट और ऑर्गेनाइज किया, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ हेल्थ केयर ड्राइव्स मिनिस्ट्रियल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के ऊपर। 2018 में उन्होंने एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला मैसूरू के अंदर। 2019 में फिर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला विजाग के अंदर। 2020 में उन्होंने एक पेड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया है पैकेजिंग के लिए, जो प्रिंटिंग होता है पेड प्रिंटिंग टू क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स। 2021 में उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया और प्रोडक्ट्स भी उन्होंने इन्वेंट किए। 2022 में उन्होंने इन हाउस में ड्रम्स एंड कंटेनर डिजाइन एंड वैलिडेशन फॉर पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक एट अवर टेक्नोलॉजी। 2023 में इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी एज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स अक्रॉस आवर प्लैनेट्स, उन्होंने इंटीग्रेट किया सोलर एनर्जी को उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर। और 2024 के अंदर उन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दहेज गुजरात में भी स्टार्ट की अपना ड्रम्स एंड कंटेनर के ऊपर। उनके जो ग्लोबल के जो क्लाइंट है उनके जैसे कि एशियन पेंट उनका क्लाइंट है, एमवे, बंज, ब्रिटिश पेंट्स, डाबर, और फिर अपना इमामी, गोदरेज है, ग्लेनमार्क है, जॉय जेएसडब्ल्यू, जोटून, जुबली एंड इंग्रेवा, अल्ट्राटेक सीमेंट, वासु, एससी जॉनसन, पेडीलाइट, पीएनजी। तो उनके बीच जो क्लाइंट है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब बहुत सारी सेक्टर के अंदर वो अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। बिजनेस एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस एक बार ग्लांस दे देंगे। फाइनेंशियल जो हाईलाइट है उनका रेवेन्यू 643 करोड़ जनरेट हुआ, रिफ्लेक्टिंग स्टेबल ग्रोथ ड्यू टू डाइवर्सिफाइड सेक्टरल डिमांड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था इन फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स के सारे कंपनीज के ऊपर, पूरे सेक्टर के ऊपर एक प्रॉफिट का एक इम्पैक्ट हुआ था कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ था इसकी वजह से। एनर्जी का भी जो इंक्रीज हुआ था उसकी वजह से। एपिटा मार्जिन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, सपोर्टेड बाय कंसिस्टेंट प्रोडक्शन। पॉजिटिव जो उसके पॉइंट्स है कि मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक फूड, बेवरेजेस एंड पर्सनल केयर के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाते पैकेजिंग के अकॉर्डिंगली। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए।
और अपनी सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना फोकस कर रहे हैं। उनके जो चैलेंज है नेगेटिव है कंपनी के अकॉर्डिंगली, वो एक रॉ मटेरियल कॉस्ट से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, फ्लक्चुएट भी हो रहा है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। और जो इनका प्रेशर है कि एक पैकेजिंग मार्केट जो है वो स्मॉल जो इनकी कंपनीज है वहां से कॉम्पिटिटिव है, तो इससे भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस हम एक बार ग्लैंस दे देंगे। मार्केट कैप जो है वो 442 करोड़ है, जो एक हम पेनी में इंक्लूड करते 500 से जो नीचे भी होती है। बट कंपनी अच्छी आने वाले साल के अंदर उनका रेवेन्यू और जनरेट होगा तो मार्केट कैप उनका इंक्रीज हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस हो 257 है, फेयर वैल्यू 199 है। तो 199 से करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, जो कि ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू 138 है, पाइट्रोस की स्कोर 4 है, तो कंपनी के लिए स्कोर जो अच्छा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी 0.33 है, आरओई 8.55% है, आरओसी 13.55% है, पी रेशियो 28.4 है, इंडस्ट्री पी से कम है, बट ऑलमोस्ट वहां पे पहुंचने आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो जो एफ आई आई इंक्रीज हुए हैं नॉर्मल से, डी आई भी नॉर्मल से इंक्रीज हुए, पब्लिक जो है वो डिक्रीज हुई, यानी पब्लिक के पास से एफ आई एंड डी आई ने माल को उठाया है। क्वार्टर एंड अर्ली रिजल्ट उनके इम्प्रूवमेंट हुए हैं, उनका सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट वो सब एक इंक्रीज हुआ है। एक टेक्निकल एनालिसिस हम देख लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में एमएसडी पॉजिटिव है ना, 920 का क्रॉस ओवर 200 ऊपर के, मतलब 920 का अलाइनमेंट 200 के ऊपर है, क्योंकि इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा सेटअप है। वीकली टाइम फ्रेम में एमएसडी नेगेटिव है, तो वीकली कैप्सूल्स एक खत्म हो गया है, नई वीकली कैप्सूल के लिए इंडिकेशन हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर सीड भी ओल्ड वाला सीड है, आरएसआई 48 डाउन ट्रेंड में है, ईएमए 200 अबू एंड ईएमए 9 अबू कैंडल, सीसीटी पॉजिटिव है। एक बार हम उसका लाइव में चार्ट देख लेंगे। हाईटेक हाईटेक कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 920 और 50 का अलाइनमेंट है वो 200 ईएमए के ऊपर है, बट एक छोटा सा फार्म बना था उसके बाद में वो एक फार्म भी खत्म होने आया है, इतना सक्सेसफुल फार्म नहीं बना। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इंडिकेशन है वो नेगेटिव में ही हम देख सकते हैं, इधर नेगेटिव ही है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो एक वॉच लिस्ट में रख के आने वाले टाइम के अंदर जो मंथली में इंडिकेशन देगा उससे हम ट्रैक कर सकते हैं। वीकली के अंदर भी सेम पोजीशन है, एमएसडी नेगेटिव हो चुका है, सीसीआर से पूरा क्रॉस डाउन हो चुका है, 920 भी क्रॉस डाउन हो चुका है, बट 50 ईएमए के ऊपर एक वहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो हो सकता है कि 50 ईएमए का एक वहाँ पे सपोर्ट लेके वो रिवर्स हो जाए। डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम के ऊपर है वो 200 ईएमए के ऊपर ही वो झूम रहा है, मतलब नीचे आ रहा है लेकिन वहां पे झूम रहा है, तो वहां पे एक कंपनी की एक स्ट्रांगनेस है कि वो इतना नहीं गिर रहा है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस करेक्शन, टाइमस करेक्शन के बाद में एक स्ट्रांग मूव के लिए वो रेडी हो सकता है। तो दोज आर द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बाद में हम केमिकल सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। पैकेजिंग सेक्टर के अंदर एक दूसरा भी है पॉलीपैक्स कॉरपोरेशन करके, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप अपना एनालिसिस करके आप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं कि पॉलीप्लेक्स का 5 स्टार के स्टडी के अकॉर्डिंगली क्या उसका ओवरव्यू है, कंपनी का क्या बिजनेस ग्रोथ है और आने वाली फ्यूचर में क्या ग्रोथ कर सकता है। तो हम आज का जो सेशन के अंदर दूसरा जो थीम था और फाइनल जो थीम था वो केमिकल सेक्टर था। तो केमिकल जो सेक्टर है वो पिछले 2-3 सालों के अंदर एक अंडर वैल्यूड है, एक डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि चाइना कंपटीशन में था। बट आने वाले टाइम के अंदर एक उसके अस्सलाम अंदर वालेकुम। एक, जी जी यूसुफ भाई, ठीक है, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आप मेरे से भी बेहतरीन समझा पाएंगे। तो जी जरा आइए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर ही है, आप बताते रहिए, वैसे मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड करता रहूंगा। ठीक है। अस्सलाम जी, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ये वरहमतुल्लाह। केमिकल सेक्टर की
एनालिसिस करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले मैं बतला दूं, ये मेरी अपनी फाइंडिंग है, मेरी अपनी रिसर्च है, और मैं कोई सीधी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ये व्यू प्योरली मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं पूरी तरह सही भी हो सकता हूँ और पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। आई मे बी राइट एंड आई मे बी रॉन्ग फुल्ली 100%। तो ये बस एक फाइंडिंग है, एक रिसर्च है, जो आप लोगों के साथ शेयर करी जा रही है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि केमिकल सेक्टर में क्या चल रहा है, और आप लोगों को आगे चल के आसानी हो जाए केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स लेने में। क्योंकि जब तक आदमी सेक्टर को नहीं समझेगा, सेक्टर के बारे में नहीं समझेगा, तो स्टॉक के बारे में समझना मुश्किल हो जाता है। जब आदमी सेक्टर के बारे में समझ लेगा, तो उसको पता रहेगा कि कहाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आगे चल के उसको ट्रेडिंग जर्नी में आसानी हो जाती है। तो ये बस आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने के लिए ये सब सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, सेक्टर के बारे में बतला रहे हैं, ताकि आप लोगों की भी नॉलेज बढ़े और आपके साथ हमारी भी नॉलेज बढ़े। हम भी सीख रहे हैं और सीख के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। भले हम आपको बता रहे हैं, तो लेकिन हम भी स्टूडेंट ही हैं और सीखने वालों में से ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ जान गए हैं और बहुत कुछ आ गया है, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब आदमी की जिंदगी खत्म हो सकती है, पर इसकी रिसर्च और इसकी कहानी खत्म नहीं हो सकती है। और इंसान जो है वो हमेशा जो आगे वही बढ़ता है, जो ये सोचता है कि मुझे सीखना है और जिंदगी भर सीखते रहना है। तो लर्निंग नेवर एंड। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर जो है वो, इंडिया जो है वो केमिकल सेक्टर में 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल का, वर्ल्ड का। छठा नंबर पे आता है दुनिया में, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। और 4th लार्जेस्ट इन एशिया है। प्लस पूरे एशिया में 4 नंबर पे आता है और वर्ल्ड में 6 नंबर पे आता है। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, इंडिया का शेयर जो है वो सिर्फ 4%, 4%। पूरी दुनिया में यहाँ केमिकल सेक्टर में अगर देखा जाए, तो इंडिया का शेयर जो है वो 4% है। और उसके मुकाबले अगर हम चाइना को देखें, चाइना का 40% वर्ल्ड का शेयर, 40% शेयर ग्लोबली, मतलब बहुत बड़ा शेयर है चाइना का। और तकरीबन लास्ट 10 साल में इंडिया ने स्पेशलिटी केमिकल में 13% CAGR से ग्रोथ दी है। और वही 10 सालों में चाइना ने 6% ग्रोथ दी है CAGR से, जो इंडिया का आधा है स्पेशलिटी केमिकल में। केमिकल में असल में 2 टाइप के केमिकल होते हैं, एक कमोडिटी केमिकल होता है और एक स्पेशलिटी केमिकल होता है। तो वो आगे चल के देखेंगे। तो आगे चलने से पहले ये समझ लें कि केमिकल सेक्टर में पहले क्या हुआ। इंडिया में तकरीबन 2017 से लेके 2022 तक केमिकल सेक्टर का बूम हुआ था इंडिया में। बहुत जबरदस्त चले थे केमिकल के, जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, बहुत जबरदस्त चली थी। तो उसके पीछे चलने का रीजन क्या था? उसके पीछे चलने का रीजन ये था कि चाइना तो वर्ल्ड का लीडर था केमिकल में, लेकिन चाइना में बहुत बुरी तरह पोल्यूशन हो रहा था। तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान थी ये पोल्यूशन को लेके, कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल किस तरह किया जाए, क्योंकि केमिकल जहाँ बनते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा ही पोल्यूशन होता है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सालों के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे केमिकल्स में जो कार्बन ब्लैक बोलते हैं। कार्बन ब्लैक जो है वो आपके इंक बनाने में, टायर्स बनाने में लगता है वो कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने काफी सारी केमिकल इंडस्ट्री को, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप थोड़े दिन के लिए अपना बंद करिए। और कार्बन ब्लैक को उन्होंने क्या करा कि उन्होंने टोटली बंद कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडिया को एक चांस मिल गया। जो कार्बन बनाने वाली कंपनी थी, जैसे एक कंपनी है HEG और एक कंपनी है PCBL।
तो ये कंपनी के शेयर जो हैं वो बहुत बुरी तरह भागे थे, और इनका मार्जिन और शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इससे इंडियन कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उसके बंद होने से। और फिर जब उन्होंने बंद किया वहां पे, फिर कोविड आया चाइना में, तो लोगों ने सोचा जो उनके लेते थे, जैसे अमेरिका में, यूरोप में उनका माल भी जाता था, तो उनको ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट सोचा कि केमिकल इंडस्ट्री का एक ऑल्टरनेट फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा हमजा भाई। ये देखिए, इंडिया में जो है इंडिया तकरीबन 8,000 प्रोडक्ट्स कवर करता है डेली लाइफ के केमिकल्स में। और केमिकल का जो यूज है बहुत मैसिव है, ऐसा छोटा मोटा नहीं, केमिकल बहुत सारी चीजों में यूज होता है। प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, जो हमारे कपड़े जो बनते हैं टेक्सटाइल में, उसमें केमिकल में डाइज वाइज लगती हैं। पेंट सेक्टर है, जो घर में हमारे पेंट्स होते हैं, उसमें केमिकल का यूज होता है। और पेस्टिसाइड, जैसे आपका वेजिटेबल्स है, और आपके जो भी फार्मिंग होती है, जो भी चीज उगाई जाती है, चाहे गेहूं चावल हो, तो उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और फ्रेग्रेंस उसमें इस्तेमाल होता है, खुशबुओं में, समझिए डिटर्जेंट में, खाने में जो फ्लेवर्स डलते हैं, जो इंक्स होती हैं, डाइज होती हैं, बैटरीज में इस्तेमाल होता है, एडिसिव में इस्तेमाल होता है, टायर में इस्तेमाल होता है, पर्सनल केयर में उसमें इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है, जो हमारी हम लोग दवाइयाँ खाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ऑटोमोटिव में जो है, ऑटोमोटिव पार्ट्स में काफी इस्तेमाल होता है, एरोस्पेस में इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंसानों के साथ इवॉल्व कर रही है, मतलब इंसान जैसे तरक्की कर रहे हैं ना, तो ये भी कंपनी जो है, केमिकल सेक्टर भी तरक्की कर रहा है। और इंसान की जिंदगी जो है वो केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। और इसकी डिमांड कम हो सकती है, लेकिन कभी डिमांड खत्म नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि ये जरूरत जिंदगी के साथ केमिकल की जरूरत होती है। तो इसमें जो है हाँ, तो एक चीज मैं बता रहा था कि चाइना की जो एक कंपनियां जो आज तक उन्होंने बंद करी, तो उसमें चाइना 2017 से लेके 2022 तक चाइना में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था, और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियों को रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, उसके ऊपर बहुत सारे वो कर रही थी। तो वो बेनिफिट जो है वो मिल गया इंडिया को, और लोगों ने चाहा कि एक चाइना प्लस वन, आपने अक्सर सुना होगा, चाइना चाइना प्लस वन। तो चाइना प्लस वन का ये मतलब होता है कि चाइना के साथ उसका एक और ऑल्टरनेट हो, अगर चाइना कभी बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें दूसरी जगह से मिल जाए। तो लोगों ने ऑल्टरनेट तलाश करने की कोशिश करी, तो ऑल्टरनेट में बेस्ट जो मिला सबको, तो वो इंडिया था। तो इंडिया का होने का रीजन ये भी है कि इंडिया में एक तो लेबर कॉस्ट सस्ता है, और इंडिया में रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे काफी पोटेंशियल है कि मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे आदमी अच्छा सेटअप कर सकता है केमिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड करिए। जी जी, मैं किया वो देख लो, जी वो जी दिख जी रहा है जी जी आपको? जी जी जी, दिख रहा है दिख रहा हम्म। है। देखिए, केमिकल की कैटेगरीज हैं, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। बल्क केमिकल्स होते हैं, फाइन केमिकल होते हैं, और स्पेशलिटी केमिकल होते हैं। बल्क केमिकल में जो है आपका वो पेट्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, और आपका सिंथेटिक रबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, और भी काफी सारी वैरायटीज आती है। ये बल्क केमिकल होते हैं। बल्क केमिकल में, फर्टिलाइजर में, एग्रो केमिकल में चाइना जो है वो किंग है। चाइना के टक्कर में भी कोई नहीं आ सकता। और चाइना ने और उसके बाद आता है फाइन केमिकल्स। फाइन केमिकल्स में जो है आपका ये मल्टीपर्पस इसके प्लांट्स होते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये इसके वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते हैं, ये कम वॉल्यूम है, लेकिन इनके दाम बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो है बहुत
एक्सपर्टाइज स्पेसिफिक केमिस्ट्रीज के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। बहुत इसमें माहिर लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें, ये बहुत आसानी से नहीं हो जाता। और ये जो है आपका फाइन केमिकल जो है, ये आपके फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं। एपीआई जो होता है, जो दवाइयों में फार्मास्यूटिकल्स में लगता है, तो उसमें ये आता है। और एग्रोकेमिकल में आता है इसमें। और जो हमारे डेली यूज के खाने पीने के सामान है, उसमें ये आता है। पर्सनल केयर जैसे साबुन हो गया, क्रीम हो गए, लिपस्टिक हो गई, उसमें आता है। अरोमा केमिकल जो हम लोग खुशबुएं लगाते हैं, उसमें आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स में भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी काफी सारे केमिकल यूज होते हैं, तो उसमें भी आता है। और फूड इंग्रेडिएंट्स, जिसमें खाने पीने के सामान में, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है फाइन केमिकल। और एक है आपका स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल का भी सेम फंडा है कि वो उसके वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन उसमें मार्ज प्राइस ज्यादा होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। और स्पेशली ये जो है, ये जिसको जैसी जरूरत होती है क्लाइंट्स को, उस हिसाब से बना कर देते हैं, क्योंकि जिसके टेलर मेड भी होते हैं ये सब। जिसको जिस तरह के चाहिए, किसी को कॉफी बनानी है कंपनी है तो उसको अलग तरीके से देना होगा। कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसको अलग तरीके से देना होगा। जिसकी जैसी जरूरत होती है, उस तरह ये स्पेशलिटी केमिकल और फाइन केमिकल इसको बना कर देते हैं। तो ये भी समझिए आपका पिगमेंटेशन में इस्तेमाल होता है। होम एंड पर्सनल केयर में भी इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन केमिकल में भी इस्तेमाल होता है ये। तो इसमें फर्क ये हो जाता है कि बल्क केमिकल और नॉर्मल केमिकल में, कि इसमें क्वांटिटी कम होती है, फायदा ज्यादा होता है। और इंडिया जो है इस सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। और जो हमारी इंडियन कंपनी है, वो इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है स्पेशलिटी केमिकल में। और तकरीबन इंडियन कंपनी ने अभी इंडियन कंपनी का अभी काफी उनका प्रॉब्लम चल रहा है इस सेक्टर में। इतना ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन कंपनियों ने फ्यूचर आउटलुक देख के, मतलब आगे की कंजम्पशन आगे क्या होगा उसको देख करके, काफी इंडियन कंपनी ने इसका एक्सपेंशन करा है। और बहुत अच्छे से एक्सपेंशन करा है। और उनको ये उम्मीद है कि ये आगे चल के बहुत बूम करेगा ये केमिकल सेक्टर। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे दीपक नाइट्राइट है, उन्होंने एक्सपेंशन करा है। और आपका एक मिनट। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज है, उसने बहुत ज्यादा कैपेक्स करा है। उसने तकरीबन 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ तक एक्सपेंशन के ऊपर लगाने का वो प्लान किया है। फोकस कर रही है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। अतुल है, अतुल इसने 550 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंशन का प्लान किया है। और बहुत सारी कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है, ताकि नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। और जैसी जरूरत होगी क्लाइंट की, उसको सप्लाई किया जाए। समझे, पीआई इंडस्ट्रीज ने 331 करोड़ का सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। और एसआरएफ है, एसआरएफ ने 467 करोड़ का उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड कर रही है कंपनी। आरती इंडस्ट्रीज है, वो भी 139 करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड कर रही है। नवीन फ्लोरिन है, नवीन फ्लोरिन ने 83 करोड़ स्पेंड कर रही है। सुदर्शन केमिकल है, सुदर्शन केमिकल भी 81 करोड़ का एक्सपेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उन्होंने स्पेंड किया है। तो इतनी बड़ी कंपनी जब ये लोग स्पेंड कर रहे हैं अपना कैपेक्स में, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में और रिसर्च में, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की, मतलब सेल्स अभी इतनी नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन खराब हुए हुए हैं, तो उसके बावजूद भी कंपनी क्यों कर रही है? एक सोचने वाली बात है। तो इसमें यही है कि आगे जो है इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है केमिकल सेक्टर का। और इसमें
चाइना तो आपका वर्ल्ड लीडर है ही। चाइना मतलब एक एक केमिकल में 40 to 50% भी शेयर जो है होल्ड करता है केमिकल्स में, और कुछ कुछ केमिकल्स में तो 90% है चाइना। लेकिन चाइना में जो डिस्रप्शन हुआ था उसकी वजह से लोगों ने सोचा कि हमें एक ऑल्टरनेट देखना है, और ऑल्टरनेट में बेस्ट जो लगा वो इंडिया है अभी स्वीट स्पॉट में। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड करिए। जी जी शुभा मैंने किया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो एस्टिमेट किया गया है वो तकरीबन 215 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल ग्रो का एस्टिमेट किया था, जो मतलब 2027 तक 215 से 300 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इसमें क्या है, इंडिया इसमें जो है ग्लोबली जो है इसमें इंडिया का शेयर होगा 10 to 12%। वो इंडिया का शेयर इसमें होगा, इंडिया कैप्चर करेगी। India is expected to capture 10 to 12% share of global chemical consumption and become 900 to 1000 billion market by 2040। मतलब समझिए 200 से अगर कोई केमिकल जो आपका पूरा सेक्टर है 215 से ग्रो करके 300 गया, 300 से 900 और 1000 जब जाएगा, जब इतनी ग्रोथ होगी तो समझिए कंपनियों को कितना बेनिफिट होगा। और ये टारगेट जो है बाय 2040 इंडियन केमिकल मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 850 to 1000 बिलियन डॉलर। और वो समझिए 5% इंडिया का जीडीपी का कंट्रीब्यूट करेगी, और 10 to 12% ऑफ ग्लोबल मार्केट कंट्रीब्यूट करेगी इंडिया। स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल एंड इनऑर्गेनिक एंड पेट्रोकेमिकल फोरकास्ट अराउंड 11% CAGR till 2027, with end use sector of GVA growth between 7 to 11%। तो जब इतना 11% CAGR से ग्रोथ करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा फैक्टर होता है। मतलब समझिए ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा आपका कंपनी जो भी ग्रोथ होगी उसकी। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। देखिए, चाइना इज अ मच लार्जर रिलेटिव टू इंडिया विद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट। और चाइना का देखिए अराउंड 27% है, और 5% इंडिया का है। अब जब इंडिया ग्रो करेगा तो समझिए इंडिया के पास कितनी स्पेस है और कितना पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। तो इसलिए इंडिया बहुत अभी स्वीट स्पॉट में है केमिकल सेक्टर के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड करिए। मैंने पहले ही कहा था चाइना हैज बीन द वर्ल्ड लीडर इन फाइन एंड स्पेशलिटी स्पेस, स्पेशली इन एग्रोकेमिकल एंड फार्मा इंटरमीडिएट, ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। चाइना में इतना बड़ा जो चाइना जो लीड कर रहा है, इतना बड़ा परसेंटेज है, तो उसके पीछे क्या वजह है? तो सबसे पहली बात है कि जो मटेरियल जो उसको अवेलेबिलिटी होती है वो उसको बहुत आसानी से मिलती है। चाइना हैज एडवांटेज ऑफ पोजीशन ऑन सर्टेन रॉ मटेरियल सच एज फॉस्फेट रॉक, rare earth along with the strategic oil and coal reserve। और सेकेंडली क्या है, डेडिकेटेड केमिकल जोन्स विद गवर्नमेंट बैक एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट विद रोड एंड रेल्स। तो वहां पे क्या है, उनका बहुत अच्छा डेडिकेटेड केमिकल जोन बना हुआ है जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है उनको, और उनका रोड एंड रेल का पावर सिस्टम जो है बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इसकी वजह से वो काफी ग्रो किया है उन्होंने। और investment friendly of government policies. Chinese government has implemented a slew of the investment friendly government policies, providing the significant and incentive, reducing red tape and successfully inviting the investment, and especially for the pharma एंड एग्रोकेमिकल इन लास्ट 2 decades। तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है ना काफी सपोर्ट कर रही है जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उनके लिए, और गवर्नमेंट काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है। और स्पेशली जो फार्मा केमिकल्स है उसके लिए और एग्रो केमिकल्स है उसके लिए तकरीबन 20 सालों से लास्ट 2 decades से ये वहां पे गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा।
However, last few years have been witness a shift of production from China to India. देखिए मैं यही बात कर रहा था कि कुछ सालों में लोगों ने एक चाइना का ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया, ड्रिवन बाय द चेंजेस इन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फोकस एंड पॉलिसीज. दिस हैज बीन एक्सेलरेट पोस्ट कोविड. तो चाइना में क्या हो रहा है कि वहां पे अब चाइना मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, अपनी शिफ्ट कर रहे हैं कुछ सालों से. और वो जो है वो इनोवेशन और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन एक्सपोर्ट. तो मतलब वो अपने और वहाँ पे देयर इज आल्सो हाई फोकस ऑन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ कंट्रोल नॉर्म्स. तो वहाँ पे वही है कि मतलब इन्वायरमेंट खराब ना हो, पोल्यूशन ना हो, तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल प्लांट्स को शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है. तो उन्होंने शिफ्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड केमिकल पार्क. मतलब उन्होंने एक जगह बनाई हुई है केमिकल पार्क बोल के, काफी बड़ा ह्यूज जगह होती है. तो वहां पे उन्होंने बनाया हुआ है. तो और उसमें जो है अच्छा, पोल्यूशन की वजह से तकरीबन वहां पे 2000 कंपनियों को उन्होंने शट डाउन भी कर दिया था 2015 में. तो जिसकी वजह से उनका जो है 15% वाई ऑन वाई डिक्लाइन हो गया था केमिकल एक्सपोर्ट में. तो इसी दौरान जो है इंडिया को भी काफी अच्छा बूम मिला था. और मैंने बताया ना, लोगों ने शुरू कर दिया था ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए. एमएनसी कस्टमर आर व्यूइंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना, एंड इन मेनी केसेस prioritizing India above China from risk management perspective and accelerate post COVID. तो चाइना में चाइना के ऊपर एक ट्रेड वॉर भी हुई थी. उनके ऊपर टैरिफ भी लगा था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में. तो उन्होंने चाइना के ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे. और उन्होंने चाइना का ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए फिर लोगों ने इंडिया को ही चुना था. अब इंडिया के लिए जो डोमिनेंस के लिए जो है वो की फैक्टर्स ये हैं कि इंडिया जो है वो फार्मा एपीआई लेसर इंटरमीडिएट्स है. डाइज एंड पिगमेंटेशन, जो आपका कपड़ों में डाइज और पिगमेंटेशन का यूज होता है. इंडिया प्रोड्यूस 30% ऑफ द ग्लोबल डिमांड. बहुत बड़ी बात है, पूरे दुनिया का 30% डिमांड फुलफिल कर रहा है इंडिया. और इंडिया हैज इमर्ज एज अ preferred destination, especially for the specific segment like phthalopigment, synthetic food color, and etc. Flavor and fragrance. India catered to 40% of the global demand in F&F ingredients. फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, जो हम लोग खाने में फ्लेवर्स यूज होते हैं, जो हम लोग खुशबुएं लगाते हैं, तो उसमें इंडिया 40% का जो है उसमें ग्लोबल डिमांड को फुलफिल करता है. Growth of India production in this segment is significantly high, 10% in F&F and 12% in dyes and pigmentation. तो इंडिया का इसमें ग्रोथ भी हो रहा है. और अराउंड 15% F&F मतलब फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस में, और 12% डाइज एंड पिगमेंटेशन में. डाइज एंड पिगमेंटेशन मतलब जो कपड़ों में जो यूज होती है कलर्स वलर्स, तो उसमें ये यूज होता है. Indian player has shown an ability to excel based on the key access factor like differentiated process and technical customization, ability to produce higher number of variants, share new products, especially in relevant F&F, HPC, food, and competitive R&D sourcing overall the cost of the competitors. तो हम लोग का वैल्यू जो है डॉलर के हिसाब से हम लोग का इंडियन वैल्यू की करेंसी कम है. और अगर इंडियन करेंसी और चाइनीज करेंसी देखें तो तब भी हमारी करेंसी कम है. तो ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है जो यूरोप की अमेरिकन है और यूरोप के लोग हैं, तो उनके लिए ये भी हो जाता है कि हमारी करेंसी का वैल्यू और कम है. नेक्स्ट स्लाइड पे. Thus, there exists a significant potential for the growth, and the specialty chemical business in India can more than double in size and touch 80 billion by 2030, driven by the export 15% of CGR.
अभी इंडिया के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए, मतलब काफी बढ़ सकता है। और ये जो जितने भी कैपेक्स किए हैं कंपनी ने और जो कर रही है, तो उनका यही मकसद है कि आगे चल के इनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 2023 में अराउंड 60% जो है वो डोमेस्टिक है, और 15 जो है 40% जो है वो आपका एक्सपोर्ट है। तो ये 2030 तक इसका बढ़ने का चांसेस है, मतलब ये बिलियंस में है 23 एंड 15। तो ये इसका चांसेस बढ़ने के हैं 40 मतलब 80 बिलियन जो होगा ये, तो 50% एक्सपोर्ट होगा इसमें और 50% डोमेस्टिक का होगा। तो इसमें काफी चांसेस है इसमें ग्रो करने के। और जो इंडिया का सेगमेंट वाइज जो है वो ब्रेकेज जो है वो फार्मा इंटरमीडिएट्स जो है वो 20% है, एग्रोकेमिकल एंड इंटरमीडिएट्स हैं वो 28% है, डाइज एंड पिगमेंटेशन इंटरमीडिएट्स हैं वो आपके 10 to 12% है। और इन सब का साइड में CAGR भी लिखा हुआ है। और फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस 5%, फूड इंग्रेडिएंट्स that is 5%, home and personal care that is 9%, and others सब मिला जुला के वो around 23% है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज है ये। कमोडिटीज में है श्रीराम, DCM श्रीराम, मेघमानी फेयरकेम, केम्प्लास सनमार्क, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल, रुडल केमिकल, किरी इंडस्ट्रीज, फाइनोटेक केमिकल, यशो इंडस्ट्रीज। स्पेशलिटी केमिकल्स में है सुदर्शन केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आरती केमिकल इंडस्ट्रीज, बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइन, SRF, नवीन फ्लोराइन, तत्वचिंतन, नियोजन केमिकल, विनाती ऑर्गेनिक्स, क्लीन शाइन, एमी ऑर्गेनिक, फाइन ऑर्गेनिक एंड पोशाक। ये हो गया आपके स्पेशलिटी केमिकल। तो ये जो स्पेशलिटी केमिकल वाले हैं ना, तो इनका प्रॉफिट जो हाई मार्जिन प्रॉफिट होता है इनका। इनका सेल कम हो लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अरोमा केमिकल्स मतलब जिसमें जो खुशबुएं जब बनाते हैं, अतर हो गया, परफ्यूम्स हो गए, तो उसमें ओरिएंटल एरोमेटिक्स है, प्रीवी स्पेशलिटी है, SH केलकर है। एंड एग्रोकेमिकल एक्चुअली बल्क केमिकल भी होता है। इसमें एक्चुअली चाइना जो है वो ज्यादा किंग है इसमें एग्रोकेमिकल में। और एग्रोकेमिकल जो है वो सिक्लिकल होता है, मतलब सीजन के हिसाब से चलेगा। वो हमेशा एक तरह का नहीं रहता है। मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई, अच्छी पैदावार हुई, खेती बाड़ी अच्छी हुई, तो ये सब जो है आपका एग्रोकेमिकल ये बूम कर जाते हैं। और जरा सा इसमें अगर इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है एग्रोकेमिकल में, और ये सिक्लिकल होते हैं और बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी। ये इनको गवर्नमेंट से भी इंसेंटिव ये सब भी मिलता है। और सेकेंडली ये आपके वेदर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। ये हमेशा राउंड द ईयर आपके अच्छे नहीं होते हैं। मतलब ये अगर अच्छी बारिश हुई, अच्छा वो हुआ, तो उस टाइम ये अच्छा चलेगा। तो उसमें रैलिस इंडिया है, शारदा कॉप है, पंजाब केमिकल है, चंबल फर्टिलाइजर है, दीपक फर्टिलाइजर है, हनुका है, मेघमानी ऑर्गेनिक है, PI इंडस्ट्रीज है, एस्टेक लाइफ साइंस है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, इंडिया पेस्टिसाइड है, और हिरनबा हिरनबा इंडस्ट्रीज है। तो एक्चुअली एक चीज और बतला दूं, ये मैंने नेट से लिया हुआ है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें कॉम्प्लाइंस नॉन कॉम्प्लाइंस भी हो सकते हैं। ये मतलब स्टडी पर्पस के लिए मैंने लिया है, समझने यूसुफ के भाई, लिए। ये ये जी वाली ये वाली स्लाइड जो है ना, कॉपी पेस्ट करके इस पे डाल दो एकेडमी पे, ठीक है? जी। अच्छा, बात, ओके, कंटिन्यू करें। केमिकल इंडस्ट्री वाली ना जब चल रही है। ये जो चल रही है ना इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की, हाँ ये हाँ, वाली ना ठीक है होमवर्क वाइज डाल दीजिए, ठीक है? हाँ, लेकिन और इसमें वो चेक करना होगा कंप्लाइंस है नहीं तो कि नहीं। इसके अंदर के जो शरिया कंप्लेंट है वो लिस्ट बना के डाल दे। अब जो आप आगे के जो केमिकल स्टॉक्स बता रहे हैं वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पे भी, और लोगों को होमवर्क भी हो जाएगा। ये इसमें के जी जो जी, मिस हो जाएंगे वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। मैं पूरी लिस्ट डालूंगा सब। अब ये होमवर्क रहेगा सबका कि वो खुद चेक करेंगे इसमें कौन हाँ, सा ये क्या ना हो है। कि देखो हम लोगों ने जो सॉर्ट आउट किया क्योंकि टाइम वाइज, और हमने कुछ स्टॉक्स को निकाल दिए हैं। अब आगे हम्म। आप जल्दी कर लो, 40 मिनट्स हैं आपके पास भी, ठीक है? कितने स्टॉक्स ठीक आपने सिलेक्ट किए केमिकल के? है, 6 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं। ओके ओके, तो बाकी के ऐसे है ना कि खुद लोग अपनी एनालिसिस कर लेंगे।
ठीक है। I should move अभी जैसे fast. नवीन फ्लोरिन अभी आ गया है स्ट्रक्चर पे, तो इस हिसाब से जो जो स्ट्रक्चर में आएंगे वो लोगों को फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जी, should I move fast? या लिटिल फास्ट, 11:20 हो रहे, Oh. सो वी नीड टू फिनिश, दिस इज योर लास्ट सेक्शन ऑफ द थीम स्टॉक्स, तो आप जाइए, करिए, बिस्मिल्लाह। Okay, okay, okay. Hamza bhai, next slide, please. Yep. ये मेरा फर्स्ट स्टॉक जो है, जो मैंने मतलब स्टडी के लिए लिया था, ये क्लीन साइन है, ये स्पेशलिटी केमिकल में है, और ये जो है कंपनी हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड फॉर द फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी जो है ना, इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत यूनिक हैं, जो ये जिसमें ये वर्ल्ड नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 2 पे आते हैं। इसमें MEHQ नंबर 1 इन द वर्ल्ड, यूज एज पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर इन एक्रिलिक एसिड। तो ये वर्ल्ड के नंबर 1 फिनिश केमिकल है। अस्सलामुअलैकुम। नंबर क्या 2 इंडिकेटर की लगाई? BHA नंबर अय्या भाई म्यूट कीजिए। जी, कौन सा है? जी यूसुफ भाई कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप कंटिन्यू करें भाई, कोई भी डिस्टर्ब ना करे यार, अपने अपने माइक्स अपने हाथ में रखे ना, तो म्यूट करें। जी कंटिन्यू यूसुफ भाई, मैं चेक कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो है फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट भी बनाती है। ये नंबर 1 इंडिया में है, और वर्ल्ड की नंबर 2 है। गुआकोल बोल के एक केमिकल है उसमें। एंड नंबर 2 इज DCC, नंबर 1 इन इंडिया एंड नंबर 2 इन द वर्ल्ड। एंड नंबर 3 P-BQ, पाराबेंजोक्विन, नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 2 इन द वर्ल्ड। तो देखिए, इन सब कंपनी के पास अपनी एक नीश है, एक अपना एक इनकी एक एक चीज में लोग ने स्पेशलिटी करी हुई है, मतलब वो जल्दी किसी के पास मिलेगा नहीं। और इसका जो है प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट, परफॉर्मेंस केमिकल इज 67%, फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट इज 19%, FMCG इज 30%। एंड ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू इंडिया से मिलता है इनको 36%, फ्रॉम चाइना इनको मिलता है 21%। देखिए, चाइना वर्ल्ड को सप्लाई करता है और ये कंपनी चाइना को सप्लाई करती है। अमेरिका से इनको 19% मिलता है, यूरोप से 14%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10%। एंड क्लीन साइंस द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. Green chemistry is an emerging focus among the manufacturing industry that minimize the pollution at the molecular level, and the Clean Sign work on the developing eco-friendly, sustainable manufacturing process of specialty and fine chemicals. One of the global leader in the key product, including monomethyl ether of hydroquine and butyl hydroxynosol, anisole and amphiphol. तो ये जो है ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर, जिससे पोल्यूशन भी कम हो। और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि काम ऐसा हो केमिकल इंडस्ट्री का जिससे पोल्यूशन कम हो, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और द कंपनी सप्लाइज प्रोडक्ट्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया एंड एज वेल एज ओवरसीज मार्केट, दैट इज इंडिया, चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान, बेयर, AG, जेनेक्स, बेयर एंड AG। कंपनी जो है वो चाइना में भी सब एक्सपोर्ट करती है, यूरोप में भी करती है, USA, कोरिया, ताइवान, जापान में भी एक्सपोर्ट करती है। और इनके जो कस्टमर्स जो हैं वो, हाँ, इनके जो कस्टमर जो हैं वो बेयर हैं, एक केमिकल कंपनी है बेयर AG, जेनेक्स लेबोरेटरी, न्यूट्रेड इंटरनेशनल, नवीन फ्लोरिन, एनवी, SRF लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक आर फ्यू ऑफ इट्स कस्टमर। ये इन सब केमिकल कंपनी को अपनी सप्लाई करती है। कंपनी है 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंबाइंड द कैपेसिटी एट कुरबुम इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र, 4 R&D फैसिलिटी, ईच यूनिट हैज अ सेपरेट R&D फैसिलिटी। मतलब हर यूनिट की अपनी अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, और वेयर हाउस, इंजीनियरिंग एंड यूनिट सेक्शन। यूनिट 1 में इनके 7 प्लांट्स हैं, यूनिट 2 में इनके 4 प्लांट्स हैं, यूनिट 3 में इनके 5 प्लांट्स हैं। Company total capex, indirect capex is 225 crore during financial year 2024, including the investment in subsidiary of 215 crore। देखिए, कंपनी
अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, और इतने मार्केट खराब होने के बाद भी वो कर रही है। इनके रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक बहुत बड़े मजे की चीज है, इनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कंपनी का मार्केट कैप इज 15,138, स्टॉक पी इज 58, and fair value is 792, and ROC is 29.6. Industry P is 35.8. तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो फिर उसकी स्कोर इज 3। दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। ये सब कंपनी के जितने भी केमिकल कंपनीज हैं, इनके फाइनेंशियल सबके ही खराब है। और फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर इनका काफी ब्राइट है। अच्छा, आर्केन केमिकल है। मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा। आर्केन केमिकल है ये, इनका लीडरशिप है ब्रोमाइन में, एंड लीडरशिप इन इंडियन ब्रोमाइन मर्चेंट सेल कंपनी का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट। तो ये कंपनी भी जो है, ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट और ब्रोमाइन में ये किंग है। ये काफी लार्जेस्ट इनका एक्सपोर्टर है, और ये भी चाइना को एक्सपोर्ट करती है, ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट और ब्रोमाइन। मैं आगे चलता हूँ शॉर्ट करते हुए। इसमें मैं टेक केयर कर लेता हूँ। हम्म? मैं टेक केयर कर लूँ। नहीं नहीं, नो नो इश्यूज, नो हम्म, प्रॉब्लम। मैं टेक्निकल नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल जो है वो मैं लास्ट में एक ही साथ बोल दूंगा। आई एम नॉट गोइंग फॉर द टेक्निकल एक्चुअली। हम्म, वो बाद में एक दफा मैं लास्ट में सबका बतला दूंगा। जी जी जी। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ACI लीडिंग एक्सपोर्टर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड एक्सपोर्टिंग 100% ऑफ इस प्रोडक्ट टू जापान एंड चाइना। तो ये वाहिद कंपनी है जो चाइना को एक्सपोर्ट करती है, मतलब 100% एक्सपोर्ट जो करती है, ये चाइना और जापान को करती है। तो ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। और इसका मार्केट कैप है 8,261, स्टॉक पी इज 31.2, एंड इंडस्ट्री पी इज 35। तो ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये फेयर वैल्यू भी इसका 254 दिखला रहा है। और इस टेक्निकल FI होल्डिंग इज 10.02%, एंड DI इज होल्डिंग 22%। मतलब ये 32% तो इसमें FIs और DIs ही होल्ड कर रहे हैं, और प्रोमोटर इज 53%। ऑल टोटल इज कमिंग अराउंड 22, 32 एंड 53। अप्रोक्सीमेटली 86% पूरा बड़ा स्टैक है इसके ऊपर। 86%, हम्म, 86% इज विद द बिग, इट्स इन द बिग हैंड। इतनी छोटी कंपनी होंगे बावजूद भी FI होल्डिंग्स में इंक्रीज भी हुई है, और DIs इज 22%। तो इससे आप समझ सकते हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। कंपनी इतनी ज्यादा नीचे गिरी भी है, उसके बावजूद भी FI DIs इसमें टूटे पड़े हुए हैं। Next is Balaji Amine. Balaji Amine is limited, specialized in manufacturing of methyl and ethyl methane and derivatives of specialty chemical and pharma excipients. And these have been main product, and also have the facility of manufacturing of derivatives, which are downstream product for the various pharma and pesticide industries. Apart from user specific requirement, is one of the largest manufacturer of alphatic amines in India. The company had diversified product portfolio basket of 30 different products. कंपनी का 30 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ये हैं: अमाइंस, अमाइन डेरिवेटिव, स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल। प्रोडक्ट्स में इनका मिथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइंस हैं, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट वो करिएगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी ऑपरेट इन स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस through its subsidiary Balaji Specialty Chemical Private Limited, in which it holds 55%. इनकी एक और सब्सिडियरी है जिसमें बालाजी स्पेशलिटी केमिकल बोल के है, और उसमें ये 55% होल्ड करते हैं। उसमें ये प्रोडक्ट जो है ACN, DNFM सब बनाती है। कंपनी का होटल बिजनेस भी है। कंपनी ओन बालाजी सरोवर प्रीमियर 5 स्टार होटल लोकेटेड इन सोलापुर। तो इनका होटल्स का भी काम है, और होटल भी ओन करती है।
और इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, यूके में, अर्जेंटीना में, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इसराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। इट एक्सपोर्ट इस प्रोडक्ट टू 50 प्लस कंट्री, 50 से ज्यादा कंपनियों में, कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है। तो देखिए कितना स्ट्रांग होल्ड है सब कंपनीज का। नेक्स्ट स्लाइड। Market cap is 6,532, stock P is 32, industry P is 35, फिर तो उसकी स्कोर इज 5, एवरेज है इसका फंडामेंटल्स, क्योंकि अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह से ऐसा है। और एफ आई होल्डिंग इसमें भी अच्छी है, 5.27% एफ आई होल्डिंग, एंड डी आई होल्डिंग इज 1.79, एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज 53। तो इसमें भी काफी अच्छी होल्डिंग है, अच्छी है, प्रोमोटर्स की भी है। पब्लिक इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, बट स्टिल काफी अच्छा शेयर है स्टडी के लिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, ओके। लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज द टॉप सप्लायर इन इंडिया अमंग टॉप 3 प्लेयर ग्लोबली एक्स चाइना, इन एसेंशियल अमंग द टॉप 5 ग्लोबली इन स्पेशलिस्ट। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो इंक्लूडिंग स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, फ्लोरीन, और ये जो है जो यूज होता है, इनके प्रोडक्ट जो है वो यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल में, इंक्स में, पेंट्स में, कोटिंग, प्रिंटिंग जो होती है, पैकेजिंग में, पैकेजिंग की भी बात होती है, पैकेजिंग वालों को भी सप्लाई करते हैं, एडिसिव्स, डाइज, पिगमेंटेशन, फ्लेवर, जो खाने में फ्लेवर खुशबुएं डलती हैं, फ्रेग्रेंस जो खुशबुएं लगाते हैं, तो इनके इनके पास भी 50 प्लस प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में। और ये जो है एसेंशियल फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, ये सब कम पेंट्स कंपनी ये सब नहीं, वो उसमें ये कंपनी बनाती है सब चीजों के केमिकल्स जो यूज होते हैं इन सब में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है, एसेंशियल केमिकल में 35%, स्पेशलिटी केमिकल से इनको 67% मिलता है। आ, और इनका जो इन 70% का डोमेस्टिक सप्लाई होता है इंडिया में, और एक्सपोर्टिंग का 30% है। और ये जो है इनका प्रेजेंस जो है 52 प्लस कंट्रीज में है, यूरोप, चाइना, और इनके 620 प्लस कस्टमर हैं एक्सपोर्ट में। और इनका जो है एक्सपोर्ट का स्प्लिट करा जाए तो यूरोप में 32% है, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इज 19%, अफ्रीका इज 8%, अमेरिका इज 25%, मिडिल ईस्ट इज 40%। तो ये भी काफी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट स्लाइड। मार्केट कैप इज 7165, स्टॉक पी इज 53, एंड इंडस्ट्री पी इज 35.8। तो इसका भी पी काफी हाई है, एंड फिर स्कोर इज 6। तो इसका फंडामेंटल्स फिर भी अच्छे हैं इसके। प्रोमोटर होल्डिंग इज 69.5, मतलब ऑलमोस्ट 70% प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं इसमें। और एफ आई होल्डिंग इज 1.67, एंड डी आई होल्डिंग 3.22। ये भी काफी मतलब अच्छी वो है होल्डिंग जो है। प्रोमोटर की भी 70% मतलब होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है प्रोमोटर को, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपनी कंपनी पे, तो अपनी उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एथर इंडस्ट्री, ये भी केमिकल कंपनी है। ये कंपनी जो है वो 21 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। द कंपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग इटली, स्पेन, जर्मनी। इनका जो एक्सपोर्ट जो होता है इटली, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट एक्सेट्रा और सब जगह में होता है। उनको इनकी सेल जो एक्सपोर्ट से आती है दैट इज 43%। और इन 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और 45% हुआ है इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। रेवेन्यू इनको 50% मिलता है फार्मा से, एग्रो से 27%, मटेरियल साइंस से 8%,
एंड कोटिंग से 5%। फोटोग्राफी से इनको 4% मिलता है एंड मल्टीपल 3%। और कंपनी ऑपरेटिंग इन 3 साइट्स। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। ठीक। कंपनी का मार्केट कैप है। अच्छा, कंपनी क्लाइंटल्स देखिए इसके। फार्मा में डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, इप्का, कैडिला एक्सेट्रा। एग्रोकेमिकल में भी है ये। ऑयल एंड गैस में एरामको। एरामको सऊदी की कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है ये। वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं जो सप्लाई करती है पेट्रोल, एरामको। वो भी इनके कस्टमर है। अच्छा, टेक्सटाइल में भी है इनका, फोटोग्राफी में भी है। तो काफी अच्छा इनका भी क्लाइंट्स है एथर के। और मार्केट कैप इज 11,794 एंड स्टॉक पी इज 116 एंड इंडस्ट्री पी इज 35.8। काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज 81.8। अभी तक प्रोमोटर को कम से कम 75% करना पड़ता है। इन्होंने अभी तक 75% किया भी नहीं है, ये अभी तक होल्ड कर रहे हैं। और एफ आई होल्डिंग इज 3% एंड डी आई होल्डिंग इज 11.6%। मतलब पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं, 3.4%। तो सोचिए कितनी जबरदस्त कंपनी है, जो कंपनी अपना 81% लेके बैठी हुई है। लेकिन एक टाइम पीरियड बाद वो करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपनियां जल्दी कर देती हैं। तो ये कंपनी ने अभी तक किया नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर स्टडी। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपक नाइट्राइट। बहुत चर्चा में रहती है कंपनी। ये 1970 से बनी है और इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया था लास्ट बुल रन में। और इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, दीपक नाइट्राइट के बारे में। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनका जो एक्सपोर्ट है वो मेनली यूरोप और यूएस में और एशिया और मिडिल ईस्ट में, डेट इज 22%। और इनका डोमेस्टिक जो है 78% है। और ये फार्मास्यूटिकल्स में भी है, एग्रोकेमिकल में भी है, रेजिन, पर्सनल केयर, पेट्रोकेमिकल, एडिसिव, डाइज, पिगमेंटेशन, पेपर कोटिंग, फ्यूल एडिटिव। और इनके क्लाइंट्स जो है बेयर कॉप है, यूनिलीवर। बहुत बड़ी कंपनी जानते हैं आप लोग, सब इस्तेमाल करते हैं यूनिलीवर का साबुन वाबुन। इंडियन ऑयल, रेलिस, BASF, लॉरियल, रिलायंस इंडस्ट्री, निरमा, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। और इनके 6 फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन 5 लोकेशन। मतलब 6 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 5 अलग अलग लोकेशन में। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। कैपेक्स। देखिए इन्होंने भी कैपेक्स करके बैठे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑफ फोटो हेलोजनेशन एंड फ्लोरीन इन प्रोग्रेस एंड प्लान कमीशन एक्सपेक्टेड बाय December 2003। तो ये पहले का इन्होंने कैपेक्स किया हुआ है। मार्केट कैप है इसका 36,551। स्टॉक पीस 46, इंडस्ट्री पीस 35। तो ये एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा बिकॉज वन ऑफ द लीडर है। और प्रोमोटर होल्डिंग इज 49.2 and DI's holding is 22.3. My God, 52% and 6.68% FI's holding, around 60% से ज्यादा तो ये है। पब्लिक होल्डिंग इज 21.8%। अराउंड 80% जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है आपके स्टॉक्स। इसका भी फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। uh, तो यहीं तक मेरी बात थी, यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इन सब के टेक्निकल्स नहीं बतलाए क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक हैं इनके रेवेन्यूज तो हो रहे हैं अच्छे, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं हो रहे। तो इनका स्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं है टेक्निकली। तो इनको प्ले करने के लिए आप स्टडी करिए और इनको देखिए, जब ये स्ट्रक्चर में आए और इनका टेक्निकल सारा पॉजिटिव हो, और सेकेंडली इनके रिजल्ट्स और क्वार्टर रिजल्ट्स जो आते हैं और प्रॉफिट वो अच्छे आने चाहिए, तब ये जाके कंपनी कुछ मूव करेगी। और डीआईएस एफआईएस उसमें एंटर कर गए हैं, लेकिन हम लोग डीआईएस एफआईएस नहीं है। डीआईएस एफआईएस जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल और वेट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना वेट नहीं कर सकते। हम जो है अपना जो स्ट्रक्चर बतलाया है डॉक्टर साहब ने,
वो स्ट्रक्चर टेक्निकली देखना है और फंडामेंटली देखना है कि इनका अगर लॉन्ग रन के लिए इनको रखना है तो इनके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, इनके वॉल्यूम आने चाहिए, इनकी सेल्स में सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए और इनके प्रॉफिट भी यह क्वार्टर क्वार्टर बढ़ने चाहिए, तब जाके ये कंपनी मूव करेंगी। और नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बिना स्टडी करे बिना सोचे समझे आप कर लें और फिर बाद में कहें कि हमें तो बतलाया था। और जो भी करें भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बाय सेल्फ क्लिक नहीं कहा जा रहा। ये एक छोटी सी अपनी स्टडी थी, हमने स्टडी करी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें ताकि आप लोग अपनी स्टडी करके इससे फायदा उठा लें। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत खूब यूसुफ भाई। अच्छा, आपने जुबलियंट इंग्रीवा नहीं बताया क्या कुछ? मुझे अभी ऐसे ही था मेरे पास कि एक ये स्टॉक में मैंने एक अच्छा खासा कम टाइम फ्रेम में एक सनफ्लावर की मैंने अर्निंग्स की थी। ये भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जुबलियंट इंग्रीवा। इसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल में ला सकते हैं, इसको आप उसमें बोल सकते हैं एग्रो केमिकल में। तो मैं चाह रहा हूँ कि जी इस जी सेशन में इसको इंक्लूड करें। हमजा भाई खाली टेक्निकल बता दो, लोग फंडामेंटल पढ़ लेंगे। अगर हमजा भाई स्क्रीन जी शेयर कर रहे हैं, कंप्यूटर किसके पास है? हमजा भाई के हमजा पास है? भाई के पास है, हमजा ओके, भाई जी के पास ठीक फिर है, आप ठीक। ना सिर्फ तो किस जुबली का एक स्क्रीनर पे दिखा दो और चार्ट दिखा दो, ये एक ओके ओके ऐड कर लो। अ, अब एग्जैक्टली यूसुफ भाई ने स्पेशलिटी केमिकल कहा है, काफी सारे केमिकल्स की स्पेशलिटी सेक्शंस होती है, तो उसमें एक होती है एग्रो केमिकल, ठीक है। ये खासतौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी आता है, जुबलियंट इंग्रीवा, और एग्रो केमिकल्स में भी आता है। तो खासतौर पे इसकी मुझे अब जो प्रेजेंट में इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है फॉर सनफ्लावर्स, अगर आप मंथली देखो और वीकली पे देखो, मंथली में काफी जा चुका है इन टर्म्स की। अगर आप फार्म अगर 1.0 के हिसाब से देख रहे हैं तो काफी अच्छा जा चुका है फार्म, ठीक है। आप उसमें देखिए, अगर आप 920 के क्रॉस ओवर से भी देख रहे हैं तो एक 70% तक जा चुका है 8 महीने में। बट हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे कि एक सनफ्लावर के लिए, तो आप उसमें डे में भी देखें, डे का भी स्ट्रक्चर बता दें, ठीक ठाक है। तो लोग अपने अपने हिसाब से स्टडी करें, ठीक है। यस यस। आई थिंक स्क्रीनर डॉक्टर भी साहब ने मंथली के ऊपर ना ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ना उसने किया, लेकिन वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ गया है। तो हो सकता करेक्ट। है कि वहां पे थोड़ा सा सस्टेन करेगा तो परफेक्ट सनफ्लावर बन जाएगा जी और जी बाद जी में जी, परफेक्ट फार्म भी बन सकता है। बिल्कुल। ये अच्छा खासा जो है ना, काफी मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पिछली बार जब वो हाई था ना, अक्टूबर 2021 में था वो। अभी ये वापस उसी जोन पे है, और अगर आप वीकली पे अगर आप लाइन भी काटेंगे ना, तो शायद पिछले वाले ऑल टाइम हाई वीकली पे उसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया यस यस। है। ओके, ये मेरे नजर में था क्योंकि मैंने ऑलरेडी बड़ी रिसेंटली मैंने जुबलेंट इंग्रीवा में अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग की थी। हाँ, ये था कि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स उसका अच्छा नहीं आया था, तो उसने उन वीक्स में काफी सताया मुझे, तो बाद में मैं निकल गया दरअसल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें, ये वाले वीक्स थे जैसे कि अक्टूबर के फर्स्ट से ऑलमोस्ट 2 महीने ऑलमोस्ट वो बहुत ही ज्यादा डाउन पे था। अब वापस ये ट्रैक पे आ चुका है, ठीक है। डॉक्टर साहब, जी जी, मैं सुबह एक बोलिए। बात कहना मैं एक बात कहना चाहूंगा सारे लोगों से कि मैंने एग्रोकेमिकल और ये सब केमिकल केमिकल के मुकाबले मैंने स्पेशलिटी केमिकल क्यों चूज किया। इसके पीछे एक वजह है। तो स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर इंडियन कंपनी ने काफी ज्यादा रिसर्च चल रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया है और अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है ना, उसमें चाइना से काफी हद तक शेयर जो है इंडिया के पास आएगा और उसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। स्पेशलिटी केमिकल में वो एक्चुअली होता ये है कि आपको जैसी जरूरत होती है ना, टेलर मेड, जैसे आदमी शर्ट सिलवाने जाता है, कमीज सिलवाने जाता है, तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी नाप के हिसाब से वो टेलर बना के देता है। तो ये कंपनियां जो है जिसकी जैसी नीड होती है तो वो वैसी केमिकल उनको बना के देती है। और इसमें बेनिफिट एक ये मिलता है स्पेशलिटी केमिकल को कि जो भी इनसे माल लेता है, जो भी केमिकल लेता है, वो जल्दी चेंज नहीं करता अगर एक दफा उसको सेट हो जाए तो। जैसे कोई भी कंपनी है, अगर वो कोई भी चीज बना रही है, जैसे कॉस्मेटिक बना रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहेगी। वो अगर कंपनी के साथ उसका सेटअप हो गया और अच्छा वो उसका वो हो गया तो जल्दी चेंज नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा फिर कंपटीशन का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है स्पेशलिटी केमिकल वालों को। तो ये रीजन था स्पेशलिटी केमिकल के लिए चूज करने का।
और सेकेंडली क्या है, जो कोविड के टाइम में बहुत सारी कंपनियों ने यूरोप में, अमेरिका में, सब में, तो उन्होंने कोविड से के दौरान जो है बहुत सारा स्टॉक भर लिया था अपने पास, बहुत सारा स्टॉक हो गया था। जब कोविड खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि स्टॉक जो है हमारे पास तो भरा पड़ा हुआ है और डिमांड भी स्लो है। तो इसकी वजह से ये स्पेशलिटी केमिकल के काफी सारे मतलब इनके रेवेन्यू भी गिरे और प्रॉफिट्स भी गिरे। तो अभी क्या हो गया है, अभी जितना भी स्टॉक था उनके पास जो जमा हुआ था वो खाली हो चुका है। अब क्या है, ग्लोबल डिमांड आ रही है और आहिस्ते आहिस्ते क्या है ये इम्प्रूव करेगा। हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, लेकिन इंशाल्लाह ये इसकी डिमांड आनी ही है, क्योंकि जो भी स्पेशलिटी केमिकल को सप्लाई करता है तो वो बिना उनके लिए गुजारा नहीं है। और आहिस्ते आहिस्ते डिमांड आएगी और ये फिर से इंशाल्लाह एक दफा इसमें पूरी सेक्टर में ही एक दफा बूम आएगी। और एग्रो केमिकल का हिसाब ये है कि ये हर 3-4 महीने 6 महीने में ऊपर नीचे होता रहता है। साल में मतलब एक बार 2 बार तो एक बार ऊपर एक बार नीचे होता रहता है ये एग्रो केमिकल। तो दोनों को प्ले करने का अलग तरीका है। सीजन के हिसाब से खराब कुछ भी नहीं है। लॉन्ग रन के हिसाब से स्पेशलिटी केमिकल है जिसमें आप मतलब बहुत अच्छा पैसा बना है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो। मतलब आदमी का 5-5 गुना 10-10 गुना पैसा बना है स्पेशलिटी केमिकल। तो ऐसे ही कुछ जो है वो आगे भी हो सकता है। तो ये तो एक अंदाजा है और उसी के ऊपर ये सब सारी स्टडी है। बस मेरा यही कहना था। जज़ाकल्लाह खैर। एक दो लोग के कुछ सवाल ले लें और सेशन को एंड करें। तो आपका माशाल्लाह सेशन आप दोनों ने बहुत खूब, काफी हफ्तों से आप लोगों ने प्रिपेयर किया था, बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो सेक्शन या थीम स्टडीज जरूर आप लोगों को फायदा करेंगे। अब आप दोनों एक लिस्ट बनाइए, जितने भी स्टॉक्स आपने डिस्कस किए उस लिस्ट को आप एकेडमी में शेयर करें, और आगे जैसे जैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी अगर सवाल पूछते हैं तो आप जरूर आप तमाम इसमें डिस्कशन में एकेडमी में पार्टिसिपेट करें। डीएम ना करें, ना मुझे ना हमारे कोई टीचर को डीएम खते ना करें। चले, कोई आज के सेशन से ताल्लुक कोई सवाल है संडे लाइव में? जी पब्लिक। क्या हुआ, इतना समझा दिए कोई सवाल ही नहीं बचे? हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो सर टीचर्स को मैं बता दूं, दो ही सिचुएशन में सवाल नहीं आते, इधर बहुत पूरा समझ गए वरना कुछ नहीं समझे। क्या भाई, क्या समझे पब्लिक, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम तो लग अस्सलाम। रहा है कुछ नहीं समझे लग रहा है। जी, चलिए। सादिक साहब से सवाल ले लेते हैं। सादिक साहब को बता दूं, डीएम नहीं करना है, सब चीज एकेडमी पे ही पूछना है। जी बोलिए सादिक साहब। जी जी, समझा तो थोड़ा वो समझ में आया, लेकिन जो आपने बात की आखिर में लिस्ट भेजने के बारे में, जी 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 जी, हाँ, वो वो भेज अगर देंगे इंशाल्लाह, हाँ भेज उसके देंगे, ऊपर आप भी और बेफिक्र लोग रहे। जो स्टडी रहेंगे वो करेंगे। सब हम लोग, आप जितना सोचते हैं, आप जितना ख्याल करते हैं अपने बारे में, हम आपके बारे में उससे ज्यादा ख्याल करते हैं। ठीक है जी जी, जज़ाक। जी। नेक्स्ट सवाल आज के सेशन के ताल्लुक से। जी, किसी को और कोई सवाल पूछना है फटाफट पूछें, ताकि जल्दी से जल्दी सो जाए, फिर फजर खतरे में ना पड़े। जी सवाल तो हेलो। नहीं है माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था, जी काफी जी कुछ समझ आया। और आखिर में जो बात कही गई कि अपने जो सेटअप पर चीज आए जब हम लेंगे, ये बात मुझे बहुत जी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब जी माशाल्लाह। जी। अभी आपके पास खजाना है, उस खजाने को कब अपने क्या बोलते हैं इस्तेमाल में लाना है, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने जी इल्म का खजाना दे दिया है, स्टॉक्स का स्टडी दे दिया है। अब वो ये नहीं कि कल सुबह से भी उठो 9:15 बजे बाई 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 ऑर्डर लगाओ, नहीं। हर चीज का एक दौड़ने का वक्त होता है, उसको आपने 5 स्टार स्टडी में हमने कैद करके रखा है। आप उसको पढ़िए और आपको जो अच्छा सेटअप लगता है उस पर फॉलो करें। जरूरी नहीं कि हम लोगों ने जो बताया उसी पे करें। बस एक चीज है कि सेक्टर रोटेशन में अपने जो स्टडीज में ये 4 सेक्टर्स की काफी अच्छी डिमांड होगी। ऑलरेडी मेरे पास 2 पैकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, अच्छा जा रहे हैं। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रांसफार्मर के भी हैं, अच्छा जा रहे हैं। तो आगे जो इन 4 थीम्स पे नजर रखो, अल्लाह ताला आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे पोजीशंस बनाने में मदद करेंगे ये स्टडीज। ओके, आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कोई सवाल आखिरी? अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज साहब, वालेकुम अस्सलाम। अब आपके सवाल के बाद आप रुके रहे माइक पे और दुआ पढ़ दे। जी हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक सवाल है। ये आपने जो कंपनी बताई, हाँ
रुक गई हेलो आपकी आवाज। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अल्ताफ डॉक्टर भाई। साहब, वो मैं ये पूछ रहा था कि जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया। तो इसमें ये जी कंपनीज में, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है कंटिन्यू। हेलो। हाँ। जी जी तो आप कंटिन्यू करें, हम सब जो सुन रहे हैं। कंपनीज, हाँ जो कंपनीज इनोवेशन पे ज्यादा, जी जी मैं बोल रहा हूँ, जो कंपनीज जो इन्होंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो इसमें से सभी कंपनीज इनोवेशन पे अच्छा खासा स्पेंड कर रही हैं, या कि कुछ ही कंपनीज इनोवेशन पे स्पेंड कर रही हैं? वो भी ये कर सकते हैं क्या, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या जब रिलीज हाँ देंगे हमको? आपने तो जितने भी इन्होंने स्टॉक्स दिए हैं उनको आप स्क्रीनर पे लेके जाओ, कॉन कॉल रिपोर्ट्स पढ़ो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनकी विजन क्या है, इनके इनोवेशन प्लान्स क्या हैं। कुछ हद तक यूसुफ भाई जानते होंगे, अगर यूसुफ भाई इस पे आप लाइट डालें कुछ रोशनी तो बेहतर रहेगा। जी, कौन से स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं? मैं इन नहीं जनरल ये इन पूछ रहे जनरल बोल कि रहा हूँ मैं अभी। जितने भी देयर आपने में भी सम देखिए मैं कंपनीज विच आर डिस्कस किए ना फोकस्ड यूसुफ भाई, मोर। उसमें जी जी क्या सब कंपनियों की इनोवेटिव अप्रोच है या कुछ कंपनियों की इनोवेटिव अप्रोच है? देखिए एक्चुअली राइट अभी राइट जितने राइट। भी शेयर मैंने अब जितने भी मैंने जो अभी स्टडी के लिए दी है लास्ट में, तकरीबन आप देखिएगा सबका ही स्ट्रक्चर टेक्निकली खराब है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आप लोग इसको जी अपनी लिस्ट में रखें और ये देखें कि इनके फंडामेंटल्स तो मतलब फ्यूचर आउटलुक तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन आपको अब क्या है ना, जैसे शेर चीता बैठ के अपने शिकार के ऊपर जैसे नजर रखता है ना, खामोश बैठ के एकदम झाड़ी के पीछे, आपको आप लोगों सबको उसी तरह झाड़ी के पीछे एकदम नजर रखनी है इन शहरों पे, जहां इनमें इनके फंडामेंटल्स अच्छे होने शुरू हो जाएं, फंडामेंटल इनके प्रॉफिट्स और इसमें मूवमेंट आ जाए। जैसे ये लोअर हाई जैसे अपना ये एक लेवल है वो अगर करके ऊपर जाने लगे, तो भाई इसमें आप पोजीशन अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो ये अभी टेक्निकली ये इतने ज्यादा साउंड नहीं है, बट फंडामेंटली ये अभी इतने ज्यादा अभी नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा कैपेक्स किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने फैक्ट्रीज बढ़ाई है, कैपेसिटीज बढ़ाई है, और इन्होंने उधार लेके भी नहीं किया है। सबसे बड़े मजे की बात यह है, जो कैपेक्स हुआ है, जो इनका इंटरनल जो इनके पास जो कैश था, उन्होंने उसी कैश से ही वो किया है, और बहुत ज्यादा किसी का डेप्थ भी नहीं बढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या है ना, कंपनी को जब खुद मालूम है कि हमें आगे चल के हमारा बिजनेस किस तरह से मतलब मल्टीप्लाई होगा, ग्रो नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा इनका बिजनेस जो है, तो इस वास्ते ये कैपेक्स करके बैठे हुए हैं। तो इनके ऊपर आपको अभी नजर रखनी है, जैसे चीता अपने शिकार पर रखता है झाड़ी के पीछे बैठ के। जैसे इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होने लगेंगे, टेक्निकल आने लगेंगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है तो टेक्निकल पे खेल सकते हैं, जैसे टेक्निकल पे आया, जो हमारे 5 स्टार स्टडी तो नहीं होगी इसमें, इसमें 3 स्टार स्टडी होगी मैक्सिमम मेरे ख्याल से। तो उसमें आप टेक्निकल पे थोड़ा शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, 10-15%, 20% जो भी आपको मिले, या 5-10% भी कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में। ये सब लॉन्ग टर्म की थीम है, ये 1 दिन 2 दिन की थीम नहीं है। मैं स्पेशलिटी केमिकल इसी रास्ते लाया, अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए लाता तो मैं एग्रो केमिकल लिया था, जो अभी दिसंबर तक चलेंगे, उसके बाद फिर उनकी कहानी खुश हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे हैं। समझे मेरे भाई? शुक्रिया। जी जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत बढ़िया। चले हाफिज सर खान साहब का एक सवाल था, उनकी माइक जी चला गया। सलाम वालेकुम। जी वाले यूसुफ सर, आपने एक ग्रोथ पोटेंशियल बताया था, स्पेशली केमिकल्स पोटेंशियल का 2023 से कंपैरिजन करके 2030 में। सो उसमें एक चार्ट था, वो चार्ट में डाइस एंड पिगमेंटेशन सेक्टर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस सेक्टर, उसमें ग्रोथ कम दिखाया। मतलब जैसे 2023 में 11% है, तो उसके बाद 2030 का जो 10% है, फिर 6% के सामने 5% है, तो वो डाउन ग्रोथ क्यों, मतलब वो किया है, वो उसमें थोड़ा समझ नहीं पड़ी मेरे को। कौन सा, मैं एक दफा देख लेता हूँ। एक चार्ट था ना, एक हाँ हाँ 20। हाँ, नहीं नहीं मैं बताता हूँ। जी 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 जी, मैंने भी ऑब्जर्व किया था ये थिंग। बट मुझे क्या लग रहा है ना, ये वाला अगर देखेंगे ना, डाइस पिगमेंटेशन इन इंटरमीडिएट्स में 11%, 2030 तक 10% आ रहा है। तो इसमें हाँ हाँ चाइना है ना बहुत ज्यादा कॉम्पीट कर रहा है इंडियन मार्केट को, इंडियन केमिकल सेक्टर को।
अच्छा, बिकॉज फार्मा जो है ना, फार्मा में 1% हम्म बढ़ रहा है, बाकी सब में कम हो रहा है, और अदर्स में 3% बढ़ रहा है। हम्म बाकी सब सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना, वो डाउनवर्ड में है। सो लॉन्ग टर्म के लिए वो सेक्टर थोड़े मतलब रिस्की जैसे मतलब गिन सकते हैं, वैसा कुछ है। तो मतलब जैसा कैसा है ना, देखो अदर्स के अंदर है ना, हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि अदर्स के अंदर जो केमिकल्स दूसरे हैं, जो ये मेजोरिटी ऑफ द केमिकल्स वेरिएंट्स है, अदर्स के नहीं नहीं, अंदर मैं क्या एक क्या चीज दूसरे आते हैं वो। नहीं नहीं, मैं एक चीज बतला दूं, ये एक्चुअली फ्यूचर ग्रोथ का एक अजम्पशन है। ठीक है, आप देखिएगा जी इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, कैन दिस ग्रोथ बी सस्टेन्ड बियॉन्ड 2030। तो मतलब एक ये अजम्पशन है, ठीक है, एक कैलकुलेशन है। और इसमें क्या होगा नहीं होगा वो तो वक्त बतलाएगा, लेकिन एक देखिए फ्यूचर तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से किया जाता है। हो भी सकता है वैसा हो भी सकता है वैसा ना हो। ठीक है, ये सब जो बोला गया मैंने पहले ही शुरू में कहा कि जी आई जी मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी 100% राइट, आई मे बी 100% रॉन्ग। क्योंकि मैंने जो स्लाइड जो यूज करी है, ये भी मैंने लेके ही किसी से करी है और किसी की रिसर्च है, मेरी अपनी है भी नहीं, ये मैंने नेट से ली हुई है। तो ये एक जी अजम्पशन है, आगे चल के क्या होगा नहीं होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन एक आदमी अंदाजा लगाता है, उसके ऊपर है ये। तो ये स्लाइड में मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने भी सोचा, मैंने चलो आया है तो मैं डाल दूं। लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ उस स्लाइड से। मेरी हमजा भाई से बात भी हो रही थी कि मैं उसको रखूं कि नहीं रखूं, मैं तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है सामने आए, जो अपनी रिसर्च थी, छुपाना क्या है, जो है सब अब आपके सामने है, अच्छा बुरा सब आपके सामने है। हमने जो भी किया बस सबमिट किया, आपके सामने पेश कर जी दिया। यूसुफ भाई, असल में और एक चीज इसके अंदर ये बता रहा है, 2023 में उसका जो मार्केट है हाँ 38 बिलियन डॉलर्स का है, और 2030 तक वो 80 बिलियन डॉलर्स तक जाएगा। मतलब उसके हाँ हाँ, कंपैरिजन वही में तो देखें बता। तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, उसमें वो परसेंटेज हाँ उसका हाँ कम या ज्यादा होगा, लेकिन मार्केट तो हाँ, उसका अराउंड 100% ग्रोथ हो रहा है डबल। उसमें। हाँ हाँ हाँ, वो वो भी 50% उस पर भी गौर सी एच करना आर असल में लिखा हुआ, जरूरी है, वो चीज भी। नहीं 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 15% नहीं, सी एच एक्चुअली में आर का। नहीं नहीं, यूसुफ भाई इस पे थोड़ा मिस कन्फ्यूजन ये हो रहा है ना, भाई का जो ओरिजिनल जो कन्फ्यूजन जो उनका कंसर्न है ना, कि जो अगर हाँ डाइस पिगमेंटेशन इंटरमीडिएट्स में अगर कम हो रहा है, तो वो जो हाँ केमिकल्स कंपनी ज्यादा बनाती है उस पे इम्पेक्ट हो सकता है ना, मतलब मतलब हाँ, एज पर मेरा माय क्वेश्चन यही व्यू। है। हाँ, एज पर हाँ, माय अगर व्यू। पर्टिकुलर वो सेक्टर की बात करें, जैसे एग्रोकेमिकल सेक्टर का कोई स्टॉक है या कोई कंपनी मैंने है, तो उस पे इफेक्ट पड़ सकता है ये ग्रोथ अजम्पशन से। देखिए, अगर इफेक्ट भी होगा ना तो बहुत थोड़ा सा होगा। आप देखिए ना, आपका समझिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, ये भी तो आप देखिए। आपका 23 और 15 अराउंड 38% से आपका 80%, $80 बिलियन हो रहा है। 38 यूएस बिलियन डॉलर से 80 ऑलमोस्ट बिलियन हो रहा ऑलमोस्ट है, डबल ही हो रहा है, मतलब 38 ऑलमोस्ट से डबल 80, हो मतलब रहा है। ऑलमोस्ट तो डबल के डबल ऊपर में जा रहा है वो। एक अदम्पशन है। आप किसी भी लीजिएगा ना, तो उसमें समझिए जब आपका सेगमेंट पूरा अगर डबल होगा, तो स्टॉक कहाँ जाएंगे आपको अंदाजा नहीं है। 15% CAGR, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 12-15 CAGR मतलब एक साल में डबल होने का हिसाब होता है, जहां तक मेरा अंदाजा है। मे बी रॉन्ग, मुझे CR तो, लेकिन मैं जहां तक समझा हूँ अराउंड 15% CAGR का मतलब होता है हर साल डबल होना स्टॉक का, जहां तक मेरा अंदाजा, मे बी आई एम रॉन्ग। तो समझिए अगर डबल होगा वो पूरा सेगमेंट, और तो कंपनियां कहाँ जाएंगी और स्टॉक कहाँ जाएगा, पहले ये देखिए। समझ रहे हैं सर, बहुत जी मैसिव जी ग्रोथ है इसमें। वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वो एक अजम्पशन होता है हर कंपनी का, मतलब हर रिसर्च उनका एनालिस्ट का, तो उनका अपने अजम्पशन है कि इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, अदर्स में कम होगा, अदर्स में बढ़ेगा, और वो है, वो हार्डली मैटर्स। जी जी। जी, और कोई ओके, साथ किसी का चलें सवाल? फिर हम लोग यहाँ पे अब तमाम हजरात को और मौका देते हैं चैटिंग में एकेडमी पे। कल इस सेशन को जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो आप लोग जरूर इसको देखें। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, हमारे माशाल्लाह टीचर्स यूसुफ भाई और हमजा भाई से भी आप पूछ सकते हैं, या आप सिर्फ क्वेश्चन डाल दें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई जो हमारे जिम्मेदार हैं वो आपको जवाब दे देंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल और एकेडमिक स्टूडेंट्स, और मैं खुद फर्स्ट स्टूडेंट होते हुए, मैं आज के सेशन के बड़े माशाल्लाह बेहतरीन अंदाजे से जो प्रेजेंट किए। आसान नहीं होता कि आप 2 घंटे से इतनी अच्छी से
तालीम को देते रह रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह फुल्ली एनर्जाइज दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खूबी होती है माशाल्लाह अपने एकेडमी टीचर्स की, वो बड़े अच्छे प्रिपेयर करके और आपको समझ में आए जैसा प्रेजेंटेशन बनाना और फ्लो में बताना, ये बहुत ही माशाल्लाह बड़ी मतलब एक कुर्बानी की भी बात है, प्रिपरेशन की भी बात है और एक अच्छी उनके अंदर एक क्या बोलते हैं कि जुस्तजू है कि लोगों को कुछ हेल्प करे, लोगों को इससे कमाने का एक जरिया बने। तो तमाम हजरात इन हमारे टीचर्स को खूब दुआ करें, अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा हो, इनके फैमिलीज को, इनके वालिदैन को, सबको अल्लाह ताला खूब जो है सेहत से आफियत से नवाजे। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर यूसुफ भाई और अपने आमीन। हमजा भाई, और जी जी कोई हजरात आके दुआ कर दे हमारे इन डॉक्टर साहब, टीचर्स हजरात रिकॉर्डिंग की। चल रही है, बंद कर दी आपने? जी सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद कर दी? रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दे, स्टॉप कर दे। हाँ, बंद कर चलें, दिया। हाँ, मुझे एक जी बात जी बोलिए। कहनी थी। अगर हाँ, सब जितने भी हमारे लोग हैं, भाई हैं हमारे,